Hello, everybody. How is everyone? Give me a clap of hands or a thumbs up if you guys are all doing good. Okay, amazing. I फहद याजिब आज आप लोगों के लिए लीड लेंगे पूरे सेशंस की. I was very happy to see so many submissions for the idea canvas. Um, because I would really want these projects to, actually be worked upon and built in terms of taking them forward. I would honestly suggest कि आप लोग Ideathon में भी apply करें any projects के साथ because the Ideathon is all about this. Where you talk about your projects, you do a little more research on your projects. And you talk about that. Also, I'm really sorry, मेरी तबीयत थोड़ी off हुई है तो मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है. Um, but yes, Fahad Yazib, who's sharing screen. Guys, let's go ahead. Let's start the session. ऑलराइट हेलो मेरी आवाज़ आ रही है मेरा थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है जो कि कुछ मिनट्स में फिक्स हो जाएगा कोई आज नहीं हो रहा क्योंकि हम किसी को माफ़ कर रहे हैं आज क्योंकि किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो क्विज आज नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं हम 2 क्विज ले लेंगे नेक्स्ट सेशन में अलग अलग चीज़ों के सो लाइव शेयर बिल्कुल कर देते हैं अभी जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस अच्छा उससे पहले मुझे अपडेट दें किसने होमवर्क किया है किसने नहीं किया है या लास्ट सेशन में किसी को कुछ समझ आया था या कुछ नहीं आया तो वो भी बताओ और बाद एक चीज और के जो है ना किसने फॉर्म फिल कर दिया है कैनवास का और या किसने अपना वो भी आइडिया के बताएं ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया या अपने उस आप पे भी आएंगे माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं चैट ओपन है मेरे पास अपने अपने आइडियाज अपने नेम या आइडिया अगर नहीं बताना है ऐसे खुल के वैसे नहीं बताओ सही इतना खुल के मतलब पर्सनल लेकिन हाँ किस इंडस्ट्री में चीज़ें सॉल्व कर रहे हो या लिखो चैट में मुझे बताओ क्या इंडस्ट्री है क्या है कौन सी फील्ड है क्या टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं कोई एआई प्लस ब्लॉकचेन का यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा जल्दी जल्दी से बताओ कोई भी नहीं है यहाँ पर जो अपने आइडिया के बारे में बता सके और चीजों के बारे में बता सके Guys, come on. I want you all to unmute. Talk about your industries. There were so many industries that people talked about. कोई ऐसे ऐसे ideas भी आए हुए थे जो मैंने भी कभी नहीं सोचे होंगे blockchain पे हो सकता है. So I would really want you guys to unmute and really talk about, the industries you're working. Let's say edtech हो गया, fintech हो गया, finance हो गया, healthcare हो गया. अपनी industries के बारे में तो you guys can talk. मैं ना पिन पॉइंट करना शुरू कर दूंगी अब लोगों को. आई थिंक यहाँ हमारे पास जो लोग अवेलेबल हैं उनके पास कोई आइडियाज नहीं है दे आर नॉट क्रिएटिव राइट इसलिए कुछ नहीं बता रहे ओके नेवर माइंड
देखें इस तरीके से अगर करेंगे तो हमारा हम आपको कैसे सपोर्ट करेंगे बताएं। हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये तो बड़ा सैड हुआ, मैं सैड हो गया। थैंक यू हसन इमरान। असिस्टिंग बॉट, असिस्टिंग किस चीज़ के अंदर? देखिए अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, थोड़ी मेहनत करें। हम चाहते हैं कि हम मेहनत करें, थोड़ा स्टार्टअप की तरफ है। मैं अपना पर्सनल, मैं कल अपनी प्रोडक्ट जो है मेरी, उसको मैं लेकर हैदराबाद गया हुआ था। वहाँ पर आपके आईटी मिनिस्ट्री शजा ख्वाजा साहिबा जो हैं, उनके साथ मिले, उनके सामने प्रोजेक्ट दिखाया, उनको पसंद आया। उसके अलावा बहुत सारी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के चेयरपर्सन के साथ मिले। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। इस्लामाबाद में मैं गया था, वहाँ पर भी चीज़ें दिखाई हैं। स्टेबल कॉइन, ये ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा स्टेबल कॉइन्स के प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमें मल्टीपल इंटरनेशनली अपॉर्चुनिटीज़ मिली। रिसेंटली हमने यूएस के अंदर अपना प्रोजेक्ट शोकेस करवाया है। सो इस तरह की प्रोजेक्ट आती है, लेकिन उनको आती है जो इसमें जो करज रखता है, जो कुछ करना चाहता है, जो क्रिएटिव है, जिसमें अंदर कोई लगन है अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, जो नहीं चाहता कि वो 9 to 5 की नौकरी में लगा रहे या अपने बैठा रहे। तो ये था, थोड़ा सा बस मोटिवेट करना चाहता हूँ। ये चीज़ें बताने का मकसद ये था ताकि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें, कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से अच्छे प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर निकलें, वर्ल्ड वाइड जाएं। क्या पता आप में से कोई यूनिकॉर्न बने जाके। तो यप, तो आज का जो हमारा, ओके, थैंक यू सो मच अब्दुल अजीज। कंप्लायंस सिस्टम, ओके। हसन इमरान, इस केस के बारे में ज़्यादा मैं सुनना चाहूँगा बाद में, अगर मुझे मैसेज करो। डोनेशन मनी ट्रांसपेरेंसी, नाइस, ग्रेट अजीज। राजीव, ट्रांसपोर्ट, ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांसपोर्ट, ग्रेट, नाइस। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर्स, ओके, ग्रेट। जीपीयू बेस्ड अगर चीज़ें हैं तो फिर उसके लिए भी मैं सुनना चाहूँगा फ्रेंड। कुछ प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, अगर ये प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व कर सकती है तो प्लीज़ बताना मुझे। ओके, तो आज का जो हमारा ये सब स्टार्टअप के ऊपर बात करना, प्रोजेक्ट के ऊपर बात करना, वो इसलिए था क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक स्टैक प्लानिंग एंड एमवीपी मैपिंग। एमवीपी क्या होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है? ओके, ग्रेट मानूर, दैट्स ग्रेट। ब्लॉकचेन एक्सपर्टीज नहीं है, उसका कोई इतना कोई इशू नहीं आ जाता है। ब्लॉकचेन कोई अगर कुछ सीखना चाहती हैं, करना चाहती हैं, बिल्डर के तौर पे आप कर सकती हैं। बहुत सारे हम हेल्प कर सकते हैं। बाकी या आपको जगहों जगह ट्यूटोरियल मिल सकते हैं, आपकी पसंद की चीज़ें थोड़ी रिसर्च करें, थोड़ा सा एआई का हेल्प करें, हेल्प लें, और चीज़ें बना सकती हैं। ये मत सोचे कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आइडिया है और सच में वो फिजिबल है और चीज़ सॉल्व कर सकता है, समथिंग इनोवेटिव है, तो या गो फॉर इट। ऑलराइट, ओके, ग्रेट, ओके। रियल टाइम वाटर फ्लोइंग monitoring system, Mariam, nice, that's great. ओके, सो या आगे बढ़ते हैं। टैग स्टैक प्लानिंग एंड एमवीपी का मतलब ये है कि यार अब हम प्रोजेक्ट बनाने लगे। आप लोग भी इतने सारे आइडियाज लेकर आए हैं, रजिस्टर करवाए हैं। तो आइडियाज जब हम कुछ का काम भी कर रहे होगे, काम जब हम करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हम सेलेक्ट करते हैं डीएप बनाने के लिए, कोई डिसेंट्रलाइज ऐप बनाने के लिए, उसका टैग स्टैक प्लानिंग करते हैं कि यार हम क्या टैग उसमें यूज करेंगे, कैसा सिस्टम होगा उसमें, कहाँ से कहाँ चीजें जाएंगी, और क्या बेस्ट चीज़ है। आपको पता है महीने महीने बड़ी, जब हम कोई बड़े लेवल पे काम करते हैं तो टैग स्टैक प्लानिंग के ऊपर ही कोई मंथ लगा देते हैं सोचने में कि यार, क्योंकि टैग स्टैक एक दफ़ा हमने सेलेक्ट कर दो उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। जब हम उसको प्रोडक्शन पे ले गए तो वो ही कंटिन्यू रहेगा, या तो फिर हमें डबल पूरा मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा जीरो से। यहाँ जो डेवलपर्स हैं वो जानते हैं कि टैग स्टैक चेंज करना कितना मेहनत वाली चीज़ है। हम हमारे साथ हुआ है, हम पागल हो जाते हैं कि यार प्लीज मत करो, जो चल रहा है उसको चलने दो। तो बिल्कुल, तो हम उसी की बात करेंगे यार। अब हम ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट करने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ब्लॉकचेन का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो टेक्निकल बैकग्राउंड रखते हैं।
तो हम उसी पे बात करेंगे कि यार जब आप DEFs बनाने लगे तो यहाँ पर बेस्ट टेक स्टैक क्या है। जब आप कोई ब्लॉकचेन साइट की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसकी MVP किस तरीके की बनाएं एंड जो कि फीसिबल रहे मार्केट में वो चलें। सो ओके, यासी प्लीज चेंज स्लाइड टू द नेक्स्ट वन। I think we have done this. ओके, आप अपना स्ट्रीम थोड़ा बंद कर दें, मैं कर देता हूँ स्ट्रीम, सो मेरे लिए Okay, आसानी okay. हो जाएगी। थैंक यू। अच्छा राजीव, राजीव इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे ना, या उस पर काम करें जब पिक्चर्स या उस हम आगे बढ़ेंगे ना तो फिर ये चीज़ों को डिस्कस करना। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू फॉर इट। हाँ, आई थिंक नीचे से फुल स्क्रीन कर लो। हो गई है आई गेस। जस्ट अ मिनट। ओके, सो विजिबल है सबको? प्लीज अपने हाथ हैंड रेस कर दें, या ओके ओके नुमान, थैंक यू। तो होमवर्क्स पे थोड़ा सा आते हैं। किसी ने होमवर्क किया है? टोकन क्रिएशन हमारा होमवर्क था। किसी ने किया है तो प्लीज़ बताएं, एंड अपना माइक अनम्यूट करें और प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताइए आपने कैसे किया। किसी ने किया नहीं किया तो देखो पॉइंट्स हम जमा कर रहे हैं सबके। हो, अल्लाह हाफिज होगा उसका फिर। नहीं किया किसी ने? पता था कि होमवर्क था किसी को? आई थिंक सब आइडिया कैनवस में ज्यादा बिजी थे। या ओके, कोई बात नहीं। हम एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकते हैं जब हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। कोई बात नहीं, इस सेशन के बाद आपको 2 होमवर्क मिलेंगे जो आपने नेक्स्ट सेशन से पहले पहले करने हैं। ओके, सो आज हम बिफोर हम बड़े टैग स्टैक वाली चीज़ों पे, तो लास्ट सेशन का जो हमारा कोड प्रैक्टिस था जिसके अंदर हमने टोकन क्रिएशन चीज़ें करनी थी लास्ट सेशन की, तो हम जैसे कि आजकल हम इस तरीके से अपना ये रख रहे हैं कि हम एक सेशन में थ्योरी देते हैं तो एक सेशन के अंदर हम कोड प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। जल्दी से मुझे बताएं कि इसकी नीड है किसी को? ला कितने लोगों को नीड है कि वो कोड देखना चाहते हैं कि किस तरीके से टोकन क्रिएशन और ASA के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं? ओके ओके ग्रेट, ओके नाइस। ओके सो याजीब, अगर सब है आपके एंड पे तो हम कोड प्रैक्टिस देन उसके बाद हम आगे अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक ठीक। अच्छा बेसिकली अच्छा मैं चलें, बेसिकली आज हम जो काम करेंगे बेसिकली वो कमांड्स के थ्रू करेंगे कि किस तरह हम कमांड्स के थ्रू एक टोकन को क्रिएट कर सकते हैं, फंजिबल टोकन को। कोड पे हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। आज हम कमांड्स के थ्रू देख लेंगे क्योंकि हमारा थोड़ा सा टॉपिक साइज ज्यादा है। तो देन हम आज सिर्फ कमांड्स के थ्रू देख लेंगे किस तरीके से काम होता है। मैं थोड़ा सा फंजिबल टोकन्स के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था और मैं भी आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ फंजिबल टोकन्स के बारे में। फंजिबल टोकन्स बेसिकली यूज होते हैं किसी भी बहुत सारी चीजों के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो भी एक फंजिबल टोकन्स होते हैं। जैसे USDT है, USDC है, तो उसके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो लिखे जाते हैं वो एक अलग तरीके से और एक अलग वे में लिखे जाते हैं, उसकी सब चीजें अलग अलग होती हैं। इसी तरह जो कि डाउ गवर्नेंस टोकन्स होते हैं वो भी एक अलग होते हैं और उनको भी अलग तरीके से लिखा जाता है, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी अलग तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। और हर चीज उसके अंदर बेसिकली एक एक तरीके से उन्हीं के हिसाब से वो किस चीज के लिए बनाए जा रहे हैं उनकी पूरी पूरी यूटिलिटीज लिखी जाती हैं कि ये इस काम के लिए लिखे जा रहे हैं। जैसे कि स्टेबल कॉइन्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल डाउ गवर्नेंस टोकन्स हो गए। इसी तरह जो हम मीम टोकन्स बनाते हैं मीम टोकन्स हो गए। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से हम फंजिबल टोकन्स को बनाते हैं अलग अलग
फंजिबल टोकन्स होते हैं। तो हम बेसिकली आज बिल्कुल सिंपल फंजिबल टोकन्स को देखेंगे जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोड के थ्रू देखेंगे, हम कोड के थ्रू किस तरह कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के थ्रू किस तरह कर सकते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं और किस तरीके से हम कमांड्स के थ्रू ये काम कर सकते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। तो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास वाला कोड शेयर किया था। आई थिंक मैंने नहीं किया था। चले मैं आपके साथ लास्ट क्लास वाला कोड भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो हम देन उस टाइम फिर आप लोगों को तो पता चल जाएगा हमें करना क्या। हम एक सेकंड बेसिकली सिंपल काम कर। एक सेकंड दीजिएगा, सॉरी। जवेरिया, आपने जो है शेयर कर दिया था कि जवेरिया हमारे साथ मौजूद है, रेपो के लिंक आप लोग को मिल गया था, रेपो के लिंक एंड वीडियो यूट्यूब की? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं खुद शेयर कर दूंगा क्योंकि जवेरिया की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो आई आई गेस उनका थोड़ा इशू चल रहा है। तो मैं ग्रुप के अंदर अभी इस सेशन के फौरन बाद चीज़ें शेयर करता हूँ, तो आप लोग को अपडेट होगा उससे। ओके, ओके, सो स्टार्ट करते हैं यासी, सॉरी। सो बेसिकली हम सिंपल आज जो काम कर रहे हैं, हम सिंपल सी हम हर चीज डॉक्यूमेंटेशन से करवाते हैं। हमारा फोकस होता है कि हम डॉक्यूमेंटेशन ही के थ्रू सारे काम करें। तो हमने सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन हम फॉलो कर रहे हैं जो कि एल्गोरेंट की ही दी हुई डॉक्यूमेंटेशन है, एल्गो किट और एल्गो किट की। सो मैंने आपके साथ चैट में शेयर भी कर दिया डॉक्यूमेंटेशन। हम सिंपल से डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहे हैं और हम लास्ट वाले कोड को ही फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं। तो हम सिंपल से एक काम करेंगे, हम सबसे पहले तो अपना टर्मिनल को ओपन करेंगे। देन उसके बाद सिंपल हम जो हर हर बार एक काम करते हैं वो क्या करते हैं, WSL। तो हम एनवायरनमेंट में आते हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें सिंपल एक काम करना होता है, वो होता है अपनी लोकल नोड को रन करना। सो एल्गोकेट लोकल नेट स्टार्ट। अच्छा, इसके साथ साथ हम दूसरा टर्मिनल भी ओपन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर अकाउंट्स देखने हैं जो कि पहले हमने देख चुके हैं अकाउंट्स, और इसके साथ साथ हमें एसिड्स भी देखने हैं कि कौन से किसके पास कितने एसिड्स मौजूद हैं, कौन कौन से एसिड्स मौजूद हैं। हमने लास्ट टाइम जब देखा था तो हमने जब अकाउंट्स दिए थे यहाँ पे deploy.config की फाइल के अंदर, तो हमें एसिड्स जो मिल रहे थे वो 0 मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि कोई एसिड था ही नहीं किसी के पास। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक एसेट को क्रिएट कर रहे हैं और वो एसेट जो है बेसिकली होल्ड कर रहे हैं अकाउंट्स। तो हम यहाँ पर सिंपल सा एक काम कर रहे हैं कि एसेट्स एसेट्स को भी हम चेक करेंगे, और बाकी जो गेट बैलेंस है, गेट मिनिमम अमाउंट है, सेंड अमाउंट है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपल से कमिट कर देंगे। इसको हम सिंपल सा क्या कर रहे हैं, हम कमिट कर रहे हैं। एसेट्स वाली लाइन को हम फिर छोड़ देंगे, बाकी हम सबको अभी कमिट कर देंगे। आई थिंक वी डोंट नीड एनीथिंग। सिंपल एक काम करते हैं कि इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस पूरे को हम कमिट करते हैं और एक न्यू लॉग हम बनाते हैं यहाँ पर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वी विल चेक द एसेट्स। तो हम देखते हैं हमारी, ठीक है, हमारी लोकल नोड जो है रन हो चुकी है। अब हम सिंपल सा काम करने के लिए जा रहे हैं। हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम सिंपल सी जो हमने बिल्ड्स की फाइल हमने बनाई हुई थी पहले से, तो हम सिंपल सा डिप्लॉय करके एक बार देख लेंगे और फंक्शन कॉल हो जाएंगे, डिप्लॉय के साथ एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। देन उसके बाद हम एक चीज चेक कर लेंगे किस तरीके से हमारे पास एसेट्स अभी इस अकाउंट के अंदर हमारे कितने एसेट्स मौजूद हैं। कौन से वाले अकाउंट में? इस वाले अकाउंट के अंदर कितने एसेट्स मौजूद हैं हमारे पास। तो हम सिंपल चेक करेंगे बिल्कुल, एल्गोकेट प्रोजेक्ट डिप्लॉय।
इट इज टेकिंग सम टाइम, तो फिर बैच के साथ साथ हम एक और WSL के टर्मिनल ओपन कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चेक करने हैं, अपने अकाउंट चेक करने हैं कि हमारे पास अकाउंट्स कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पर अपने अकाउंट्स भी चेक कर लेंगे। मैंने जब वो कमांड दी थी पहले भी, तो हम सिंपल सबसे पहले कमांड देंगे और कमांड के साथ हम कंटेनर के अंदर एंटर करेंगे। इस कमांड के साथ सिंपल सा हमने क्या किया सबसे पहले, और इसी कंटेनर के अंदर थ्रू ही जो है हम टोकन क्रिएशन करेंगे। तो सिंपल सा हमने कमांड लिखी और हम कंटेनर के अंदर एंटर हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पर भी ये डिप्लॉय हो रहा है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, पहले ये चल जाए तो फिर। अच्छा, नाउ यू कैन सी एड के हमारे पास कितने एसेट्स हैं, 2 एसेट्स हैं हमारे पास मौजूद। इसके लिए क्या हो रहा है, ये अकाउंट जो है क्या कर रहा है, ये 2 एसेट्स को होल्ड कर रहा है। हमने जब लास्ट टाइम देखा था तो 0 कर रहा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कमांड्स को चलाकर देखा था। तो ये इस वक्त 2 एसेट्स को होल्ड कर रहा है। जैसे ही हम एक नया एसेट्स बनाएंगे इस अकाउंट के ऊपर, तो क्या करेगा, वो एसेट्स की इंक्रीमेंट कर देगा और ये बताएगा हाँ जी ये इसके पास इतने एसेट्स मौजूद है। और ये सब चीजें हो किसके थ्रू रही हैं, ये जो हमने फंक्शंस लिखे थे। कौन सा फंक्शन, ये हमारे पास जो फंक्शन का मेथड था बेसिकली, अकाउंट डॉट टोटल एसेट्स। जो भी अकाउंट आएगा उसके टोटल एसेट्स बताए जाएंगे, हाँ जी वो एसेट्स कितने हैं, जो कि ये मेथड काम करता है। अब हम सिंपल सा हमने क्या किया, हमने इसके अकाउंट देख लिया, एसेट्स देख लिया, इसके बाद एसेट्स कितने हैं बता दिया, 2 एसेट्स हैं। हमने सिंपल से यहाँ पर आके काम क्या किया, हमने यहाँ पर आके सिंपल एक काम किया, हमने चेक कर लिया कि डॉकर के कंटेनर में आ गए। कंटेनर में आने के बाद हमने सिंपल से काम किया, हमने सबसे पहले हमने अकाउंट देखे हमारे पास कौन कौन से बाय डिफॉल्ट अकाउंट जो कि हमें एल्गो किट में प्रोवाइड किए हैं, हम सिंपल सा उन अकाउंट को देख लेंगे जो कि हमने पहले भी देखे थे। देन उसके बाद हम सिंपल सी कमांड्स को रन करके देखेंगे और कमांड्स वो कर क्या रही हैं हम वो सब चीजें देखेंगे। अब बेसिकली इन्होंने हमारे पास क्या सब चीजें आ गई, हमारे पास अकाउंट्स आ गए, उनके एल्गोस के बैलेंस आ गए, उनकी क्रिएट आईडीज आ गई, ये सब चीजें हमारे पास आ गई। अब हम सिंपल सा एक कमांड लिखेंगे जिस कमांड के थ्रू हम अपना फंजिबल टोकन क्रिएट करेंगे। सब लोग इस वीडियो के बाद, इस सेशन के बाद सब लोग आप अपने अपने जाकर अपने अपने टोकन्स क्रिएट करें अपने अपने नेम के, और लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आप लोग पोस्ट करें और हमें टैग कर दें साथ साथ। और स्पेशली एल्गोरिथम फाउंडेशन और एल्गोरिथम पाकिस्तान को आप लोग लाजमी टैग किया करें, ताकि उनको भी पता चले कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ हमें टैग नहीं किया करें। हम सिंपल सा यहाँ पर एक कमांड चलाएंगे जो कि कमांड है having some issues, so अच्छा, जब तक ये इशू फिक्स होते हैं, एक सवाल है मोहसिन का कि एसेट्स, क्या वो पूछ रहे हैं कि एसेट जो होते हैं वो टोकन में नहीं होते? मतलब ये सवाल है। अब एसेट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं अभी। अच्छा, एसेट्स बेसिकली, एसेट्स आपको सिंपल सी चीज कही जा रही है कि आपके पास एसेट्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल वो एनएफटी भी हो सकती हैं, वो फंजिबल टोकन्स भी हो सकते हैं, वो सेमी फंजिबल टोकन्स भी हो सकते हैं। जो भी आपके पास एसेट्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल RWA के एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल USDC आपके पास, USDT अगर आपके अकाउंट के अंदर मौजूद है, तो वो सब के सब मतलब ये है कि वो एसेट्स हैं। आपने लिखा है एसेट्स मीन टोकन मनी, यस आप कह सकते हैं कि टोकन मनी अगर उसकी कोई वैल्यू है। अगर आपके पास USDC मौजूद है तो बेसिकली जाहिर सी बात है वो टोकन एक मनी है, एक तरीके से $1 है वो। USDC आपके पास अगर एक टोकन मौजूद है USDC का, तो बेसिकली $1 है। तो बेसिकली हाँ, आप यू कैन से दैट कि वो टोकन मनी ही है एक तरीके से। मेक सेंस? तो हमने सिंपल से यहाँ पर एक कमांड लिखी है गोल एसेट्स। गोल बेसिकली क्या है, सिंपल सी एक लाइब्रेरी है जो कि जिसके थ्रू हम एसेट्स को क्रिएट करते हैं गोल के थ्रू। और इसके अलावा जो इसके अंदर है गोल्ड एसेट, एसेट हमने लिखा है बताने के लिए जी हम एसेट क्रिएट कर रहे हैं, हमने क्रिएट लिखा, क्रिएटर, और क्रिएटर का यहाँ पर क्या आएगा,
एड्रेस आएगा कि कौन इस एसेट को क्रिएट कर रहा है। अब एसेट को क्रिएट कर रहा है, हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट अकाउंट्स हैं हमारे, वो बेसिकली एज डिफॉल्ट वो सेट हुए हुए हैं इस टर्मिनल के ऊपर। जैसे आप भी चलाएंगे, आपके टर्मिनल के ऊपर भी खुद ही सेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा एक अकाउंट ले लेते हैं, ये वाला लास्ट वाला अकाउंट हमारे पास आ चुका है। हमने क्या किया, सिंपल इसको चेक किया कि हमने यहाँ पर सिंपल से इसको बता दिया कि इस अकाउंट के थ्रू एसेट क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने इसको बताया कि 1000 टोकन्स का आपको क्या करना है, टोटल कितने टोकन्स आपको मिंट करने हैं इस अकाउंट के ऊपर। इसको बताया जा रहा है कि आपको 1000 टोकन्स मिंट करने हैं इस अकाउंट के ऊपर। तीसरी चीज इसके अंदर क्या है, यूनिट नेम, यानी कि यूनिट नेम का मतलब है कि आप इसका क्या नाम रखना चाह रहे हैं, आप इसके लिए इसका क्या सिंबल रखना चाह रहे हैं। यूनिट नेम फॉर एग्जांपल हम इसका नाम क्या रखें, हम आई थिंक हम इसका नाम एक यूएसडीए रख लेते हैं कि यूएसडी मतलब कि एल्गोरेंट का यूएसडी, तो हम सिंपल सा एक नाम रख लेंगे यूएसडीए। तो एसेट यूआरएल, अब एसेट यूआरएल क्या करता है, एसेट यूआरएल बेसिकली मेटा डाटा कंटेन करता है किस चीज का, इस एसेट का, वो मेटा डाटा कंटेन करेगा इस एसेट्स का। अब डेसिमल, सिंपल डेसिमल्स इसमें लिखे हुए हैं 0, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कभी भी 0 नहीं रखे जाते, तो इस वजह से हम इसके डेसिमल्स को रखेंगे 6 डेसिमल्स रखेंगे, ताकि हमें कल को कुछ भी ट्रांसफर करने में आसानी रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एसेट्स की वैल्यू हो गई फॉर एग्जाम्पल $1000, तो वो क्या होगा, उससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट सकती है, अगर उसके कोई डेसिमल्स नहीं होंगे तो वो बेसिकली एक ही एसेट यानी कि एक टोकन हमें पूरा ट्रांसफर करना पड़ेगा किसी को। उसके अंदर हम 0.1 या 0.2 या 0.3 इस तरीके से वैल्यूज ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो पूरा का पूरा एक टोकन ट्रांसफर करना पड़ेगा हमें। तो बेसिकली हमें यहाँ पर हमें डेसिमल्स इस वजह से रखने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल को इंशाल्लाह अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें आप लोग रैप एसेट्स बनाएंगे। रैप एसेट्स कौन से होंगे, इथेरियम का रैप एसेट्स होंगे एल्गोरेंट के ऊपर, सोलाना का रैप एसेट्स होंगे। अब इथेरियम का अगर आप रैप एसेट बना रहे हैं, अगर आप इथेरियम को एल्गोरेंट के ऊपर लेकर आ रहे हैं आप फॉर एग्जाम्पल क्रॉस चेन के थ्रू, तो उस पर क्या होगा कि आपको इथेरियम बेसिकली इथेरियम के जो और क्या बोलते हैं डेसिमल्स होते हैं वो 18 होते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि आपने एल्गोरेंट की ब्लॉकचेन के ऊपर जब उसका रैप एसेट बनाया तो आपने उसके डेसिमल 0 रख दिए, तो बेसिकली यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बहुत बड़ी। तो हम सिंपल सा, क्योंकि एल्गोरेंट का जो स्टैंडर्ड है वो 6 डेसिमल्स को फॉलो करता है और एल्गोज भी जो है वो 6 डेसिमल के ऊपर ही बने हुए हैं, तो बेसिकली हम सिंपल सा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 6 डेसिमल्स ही रख देते हैं इस एसेट्स की वैल्यू, इस एसेट्स को। तो सिंपल हमने यहाँ पे रख दिया, देन उसके बाद -G आया, -G डाटा आया, इसके लिए एक तरीके से फोल्डर के नेम्स आ जाते हैं सब चीजें। तो हम सिंपल सा इस कमांड को जैसे ही रन करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा एसेट क्रिएट हो जाएगा। नाउ नाउ यू कैन सी हमारी जो ट्रांजैक्शन हैश है वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है, जो कि टोकन क्रिएट हुआ है, वो टोकन क्रिएशन का जो आईडी हमारे पास है वो भी हमारे पास आईडी भी आ चुकी है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे अब चेक करते हैं जाके हमने कौन से अकाउंट के ऊपर बनाया था, हमने इस अकाउंट के ऊपर क्या किया है, हमने एसेट्स को क्रिएट किया है। तो अगर हम सिंपल सा चेक करें यहाँ पर कि हमारे पास इस अकाउंट के अंदर कितने एसेट्स मौजूद हैं, तो हम सिंपल सा यहाँ पे यूज करेंगे एल्गोकेट प्रोजेक्ट डिप्लॉय। अच्छा, हम बार बार जो है प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं, करना हमें करना पड़ता है क्योंकि हमने दूसरी फाइल सभी बनाई भी नहीं है, डायरेक्टली कॉन्फ़िग फाइल में चल रहे हैं हम। तो अगर हमें इस तरीके से डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करना है एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो हम उसके लिए भी दूसरी फाइल्स बना सकते हैं। हम लेटर ऑन उन चीज़ों को पढ़ेंगे, देखेंगे अगर हमें टाइम मिला तो बेसिकली अब ये क्या कर रहा है, ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करता है, उसके बाद जो है फिर फंक्शन को कॉल करता है जाकर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट से थ्रू। सो नाउ यू कैन सी ये कह रहा है 2 एसेट्स मौजूद हैं, लेकिन आपने पहले देखे नहीं थे इसके एसेट्स कितने मौजूद हैं, सॉरी मैंने आपको दिखाया नहीं। तो अगर हम दोबारा एक बार हम इसके ऊपर एसेट को क्रिएट कर लेते हैं, अगर हम दोबारा इसको क्रिएट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इधर अब हम नाम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, अभी वहाँ पर कितने एसेट्स है, 2 एसेट्स है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे
डब्ल्यू ईथ कर देते हैं, यानी कि रैप इथेरियम, और इसके डेसिमल्स को हम क्या करते हैं 18 कर देते हैं। सो यू कैन, आप देख सकते हैं कि इसकी आईडी भी बन चुकी है, जो कि न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की आईडी है, इसका ट्रांजैक्शन हैश आ चुका है। अब हमने यहाँ चेक क्या किया था कि इसके पास कितने एसेट्स है, इस अकाउंट के पास 2 एसेट्स है। अब हम चेक करते हैं कि अब कितने एसेट्स हैं इस अकाउंट के पास। नाउ यू कैन सी कि अब इसके पास कितने एसेट्स हैं। अब इसके पास 3 एसेट्स आ चुके हैं। अब ये बता रहा है कि हाँ जी एक एसेट इसके पास और ऐड हो चुका है, क्योंकि हमने वहां पर एक रैप इथेरियम बनाया। पहले हमने यूएसडी ए बनाया था, जो कि एलिगोरेंट का यूएसडी बनाया था हमने, और इसके अलावा अब जो हमने बनाया है वो रैप इथेरियम बनाया है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंपल सा यहाँ पे एक टोकन की क्रिएशन हो चुकी है, टोकन बन चुका है। अब टोकन के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक मैनेजर होता है, और वो मैनेजर क्या काम करता है, उस मैनेजर के पास कुछ पावर्स होती है। जब भी हम कोई टोकन क्रिएट करते हैं, उसके अंदर एक मैनेजर बनता है, उस मैनेजर के पास पावर्स होती हैं। उस मैनेजर के पास पावर में से एक पावर ये होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जो कि टोकन क्रिएट किए गए हैं यहाँ पर, जो कि टोकन क्रिएशन की गई है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 1000 टोकन्स को क्रिएट किया है रैप इथेरियम के। अगर फॉर एग्जाम्पल इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें डिस्ट्रॉय करना है, और जिस अकाउंट और इस जो और ये जो क्या बोलते हैं जो टोकन्स मौजूद हैं इस अकाउंट के अंदर, हमें इसको क्या करना है, एक तरह से डिस्ट्रॉय करना है या फिर बर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, तो मैनेजर के पास ये पावर होती है कि वो इस अकाउंट से क्या करे, सारे टोकन्स को बर्न कर दे, जो भी, या फिर रिजर्वर के अकाउंट से टोकन्स को बर्न कर दे। क्योंकि रिजर्वर और क्रिएटर के जो अकाउंट्स की पावर्स होती है ना, वो बेसिकली मैनेजर के पास होती हैं। अभी हमने यहाँ पे मैनेजर नहीं बनाया था, ना ही तो हमने रिजर्वर बनाया था। तो अब हम जो करने के लिए जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो ये एसेट्स क्रिएट किया है, हम इस एसेट का एक मैनेजर बता दें, हाँ जी एल्गोरिथम ब्लॉकचेन को, हाँ जी इस एसेट का एक मैनेजर है और ये मैनेजर है। जब तक जब तक टोकन किसी और अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते और इस अकाउंट में या फिर रिजर्वर के अकाउंट में टोकन्स रहते हैं, तब तक उसकी पावर सारी मैनेजर के पास होगी, और मैनेजर किसी वक्त उन टोकन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं वो करके भी दिखाता हूँ। हम मैनेजर को सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक मैनेजर बना लेते हैं। सिंपल सा हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक कमांड लिखी हुई है जो कि मैंने आपको लिंक शेयर किया है गोल की। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कमांड क्या कर रही है, कमांड सिंपल सा कर रही है गोल एसेट, जो कि हमें हर बार लिखना पड़ता है। कॉन्फिग मैनेजर, मैनेजर पूछना है, हमें मैनेजर का एड्रेस बताना पड़ेगा कि मैनेजर कौन, हम किसको मैनेजर बनाना चाह रहे हैं, कौन से एड्रेस को हम मैनेजर बनाना चाह रहे हैं। और न्यू रिजर्व मतलब कि ये जो हमने 1000 टोकन क्रिएट किए थे ना, जो मिंट किए थे हमने 1000 टोकन, इसकी अथॉरिटी अब किस अकाउंट के पास जाने वाली है। तो बेसिकली रिजर्व जो है, न्यू रिजर्व ये काम करता है। इसी तरह ये पूछेगा भाई आपको कौन से एसेट आईडी के ऊपर ये काम करना है, तो हम एसेट आईडी बतानी पड़ेगी। जैसे 1409 किसकी है, रैप्ट इथेरियम की, और 1407 किसकी है, यूएसडीए की, क्योंकि हमने यूएसडी बनाया है। हम सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सिंपल एक काम करेंगे, हम 1409 क्योंकि हमने रैप्ट इथेरियम बनाया है उसकी हम आई डाल देंगे। देन न्यू रिजर्वर का एड्रेस, अच्छा जो क्रिएटर होता है ना उसको भी रिजर्वर बना सकते हैं। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल ये क्रिएटर ना, तो हम इसी को रिजर्वर बना देते हैं। अभी अभी के लिए फिलहाल आप लोग काम कीजिएगा कि जब आप लोग बनाए तो मैनेजर आप क्रिएट किसी और अकाउंट से कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए टास्क होगा। आप लोग क्रिएट किसी और अकाउंट से कीजिएगा,
और मैनेजर किसी और अकाउंट को बनाइएगा और रिजर्वर किसी और अकाउंट को बना दीजिएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग काम कीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल एड्रेसेस आ जाएंगे यहाँ पे। ये बेसिकली आप लोगों के लिए एक तरीके से होमवर्क होगा। तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया, एक काम हमने यहाँ पे किया, हमने यहाँ पे रिजर्वर का एड्रेस दे दिया जो कि ऑलरेडी क्रिएटर भी था, और इसी क्रिएटर को हमने मैनेजर भी बना दिया, और मैनेजर ट्रांजैक्शंस को रोक भी सकता है। तो सिंपल हमने क्या किया, एक मैनेजर डिफाइन कर बता दिया हमने, और साथ साथ एक रिजर्वर बता दिया हमने। सो नाउ यू कैन सी ये बेसिकली सक्सेसफुल हो चुका है, तो ट्रांजैक्शन हमारे पास आ चुकी है, कमिटेड राउंड इन इन अच्छा, आप बेसिकली यहाँ पर देख रहे होंगे किस तरीके से इंस्टेंट फाइनलिटी दे रहा है, ये फॉरन ट्रांजैक्शन कर रहा है। लेकिन अगर आप उस पर जाते हैं एथेरियम वगैरह पे, तो वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो इसके अलावा हमने मैनेजर डिफाइन, इसके ऊपर हमने मैनेजर बता दिया, मैनेजर कौन होगा, रिजर्वर कौन होगा। अब फॉर एग्जांपल इसी तरीके से इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, फ्रीज होता है, और भी चीजें हमारे पास होती हैं। तो हम बेसिकली ये सब चीजें जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए हम यहीं तक रुकते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा एमवीपी वाला काम भी है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोड वाली साइड पे भी जाएंगे अगर हमें टाइम मिला तो, वरना हम पहले कमांड्स के थ्रू करके देखेंगे सारी चीजें। तो टाइम मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम उसके बाद कोड के ऊपर भी जाएंगे। अगर इस नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सके तो उसके नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, लेकिन कोड्स के ऊपर हम सारे काम लाजमी करेंगे। तो आई थिंक आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम के काम के लिए? या श्योर, थैंक यू सो मच याजीब अच्छा, फॉर बेसिकली यहाँ पर कोडिंग। किसी का अभी कुछ सवाल है तो 2 मिनट में आप लोग पूछ लें, क्योंकि आई थिंक हमारे पास बहुत कम टाइम है। तो फहद को बेसिकली सारी चीजें बतानी भी है आपको। If anyone has any questions, so please ask. I'll stop sharing my screen. अच्छा, अब इसके लिए आपसे पूछने, क्रिएटर, मैनेजर, रिजर्वर, ये क्या रोल्स है? क्रिएटर कौन है? क्रिएटर जो कि एसेट्स को क्रिएट कर रहा है, जिस अकाउंट के थ्रू एसेट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है पीछे, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहा है, ये कमांड्स के थ्रू हो रहा है। ये बिल्कुल सिंपल एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहा है फंजिबल टोकन का। अब मैनेजर क्या करता है, मैनेजर के पास कुछ पावर्स आ जाती हैं कि फॉर एग्जांपल वो क्या कर सकता है कि फॉर एग्जांपल क्रिएटर के पास 1000 टोकन्स पड़े हैं जो कि मिंट किए गए हैं। मैनेजर क्या कर सकता है, उन टोकन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिस्ट्रॉय मतलब बर्न कर सकता है, उसके अकाउंट से खत्म कर सकता है उसको। इसी तरीके से रिजर्वर क्या करता है, रिजर्वर क्या काम करता है कि वो टोकन्स को होल्ड कर लेता है अपने पास। अभी हमने यहाँ पे क्रिएटर किया था, तो हमने क्रिएटर ही को रिजर्वर बना दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी और अकाउंट को रिजर्वर बनाना है। क्रिएट आप कर रही हैं, लेकिन आप चाहती हैं कि आपका दोस्त के पास जो है वो सारे टोकन्स मिंट हो जाए और वो रिजर्वर हो, यानी कि वो सारे टोकन्स को होल्ड करे। तो वो क्या करेगा, आप उसके एड्रेस को रिजर्वर बना देंगी, और मैनेजर की पावर आप अपने पास रख लेंगी दूसरे अकाउंट से। तो वो क्या करेंगे, अगर वो कुछ भी आपके टोकन्स के साथ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करता है, तो आप पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उधर डिस्ट्रॉय कर सकती हैं मैनेजर के थ्रू। तो बेसिकली मैनेजर ये काम कर रहा है यहाँ पे। तो आपको अंडरस्टैंड हुआ बेसिकली क्या कर रहा है? अगर हो गया है तो बता दें ताकि हम फिर आगे मूव करें। अच्छा, मैं बेसिकली रिजर्वर आपको समझाता हूँ रिजर्वर कर क्या रहा है। रिजर्वर सिंपल एक काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका एक बैंक है, और आपके अकाउंट में कुछ पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से प्रिंट होकर आपके पास आने हैं। अब वो जब प्रिंट होकर आपके पास आने हैं, तो आपने क्या किया, आपने सिंपल ये काम किया कि आपने कहा कि ये जो पैसे मेरे पास आने हैं ना, वो मेरे अकाउंट में नहीं डालने, आप वो मेरे दोस्त के अकाउंट में डाल दें, या फिर आप ही का कोई दूसरा अकाउंट हो, आप उस अकाउंट में डाल दें। लेकिन उस अकाउंट की सारी पावर्स आपके पास होंगी कि अगर वो उल्टे सीधी कुछ भी करता है उस अमाउंट के साथ, तो आप क्या कर सकती हैं, उस अमाउंट को वहां पे फ्रीज कर सकती हैं, उस अमाउंट को वहां पे लॉक कर सकती हैं, और उस अमाउंट को आप हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं उसके अकाउंट से। तो बेसिकली रिजर्वर एक तरीके से ये काम कर रहा है कि वो एक तरीके से आपकी सारी अमाउंट को होल्ड कर रहा है एक अकाउंट के अंदर। आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा।
हाँ प्लीज कंटिन्यू, मैं चैट में आंसर कर दूंगा सबको। All right, thank you so much, Yazib. So I hope कि सबको कोडिंग का सेशन ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ चैट में अपने क्वेश्चंस पूछें, याजिब विल आंसर यू गाइस। अगर फिर भी नहीं आती तो उसके बाद ग्रुप में आप पूछें, लेकिन पूछें। तो हमारा जो टॉपिक था वो आज ये था कि टैग स्टैक प्लानिंग फॉर टेक्निकल पीपल उनके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टिल जब वो ब्लॉकचेन के जब एल्गोरिथम के ऊपर एल्गोरिथम में भी ब्लॉकचेन के लिए नहीं हो, न्यू हो, तो वहाँ उनके लिए थोड़ी समझना चीज़ें नहीं आ रहा हो ना, समझ ना आ रहा हो कि यार करना क्या है, कोई क्या मतलब किस तरीके से करनी है चीज़ें, क्या है हम डीएफ बना रहे हैं। ओके, क्या सिर्फ ब्लॉकचेन ही यहाँ काम आती है? नहीं। जब हम कोई स्टार्टअप हम बनाने लगे हैं, कोई अपनी एप्लीकेशन बनाने लगे हैं, अपना कोई प्रोग्राम बनाने लगे हैं, तो वहाँ पर सिर्फ ब्लॉकचेन नहीं है ना। ब्लॉकचेन तो एक पार्ट है, एक वन साइड है उसकी। ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट कोडिंग करना जस्ट एक पार्ट है ना। कंप्लीट ऐप तो सिर्फ ब्लॉकचेन की नहीं होती। हम तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट या कोड तो नहीं दिखाएंगे पब्लिक को, राइट? ऐसे ही है, हमें एक प्रॉपर एक अच्छा सा प्यारा सा प्रोडक्ट बनाना है जिसकी अच्छी सी यूआई हो, जिसमें लोग इंटरेक्ट कर सकें, एक इंटरफेस हो जिसके ऊपर काम हो रहा हो सारा। यूजर्स तो नहीं होते ना कोडर्स, यूजर्स तो नॉर्मल होते हैं, यूजर्स तो हमारे दूध पीते बच्चे होते हैं, उनको तो कुछ नहीं पता, राइट? लेकिन उनको तो बस नहीं नेविगेट करना है। मेरी आवाज तो नहीं कट रही? ऐसे मेरी आवाज तो नहीं कट रही? नहीं नहीं, अभी थोड़ी सी कटी थी, ओके बस अब सेट हो गई है। ओके अच्छा, बिल्कुल सही आ रही है, perfect। ओके गुड। तो बिल्कुल, तो बिल्कुल जब आप अपनी अपनी एप्लीकेशन बनाने लगेंगे तो हमें कुछ चीज़ों को प्लान करना है। वो क्या है? सबसे पहले तो कुछ कोर पॉइंट्स होते हैं जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है? तो हम कुछ चीज़ों को अपने नज़र में रखते हैं, जैसे कि उसका फ्रंट एंड के ऊपर हम काम करते हैं, उस फ्रंट एंड के बैक एंड के ऊपर काम करते हैं, उस बैक एंड का एक और पार्ट होता है ब्लॉकचेन का पार्ट। उसके अंदर हम ऑन चेन सॉरी ऑफ चेन डेटाबेसेस भी रखते हैं, क्योंकि सारा डेटा तो हम ब्लॉकचेन पे नहीं लेके जाते, हमें सारे काम ब्लॉकचेन तो नहीं प्रोवाइड करता। हमें यूजर का डेटा, अदर चीज़ों का डेटा हमें कहीं तो स्टोर करना है ना। वो बड़ी बड़ी फाइल्स, पिक्चर्स, कोई ऐसा टेक्स्ट बेस्ड डेटा, अकाउंट्स क्रिएशन का डेटा, ऑथेंटिकेशन का डेटा, वो तो हम कहीं रखेंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेटाबेसेस, सबको पता है, ठीक है? उसके बाद हमें अब ब्लॉकचेन से इंटरेक्शन भी करवानी है यूजर्स की। यूजर्स को कुछ यूज भी कराना है। हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर इंटरेक्शन करवानी है, हमारा ब्लॉकचेन साइड यूज करवाना है, हमें मिंटिंग करवानी है, हमें स्वैपिंग करानी है, हमें कुछ भी ना, कोई भी किस्म का एक्शन हमें ब्लॉकचेन से करवाना है यूजर से, तो उसके लिए हमें यूजर्स के क्या एड्रेसेस भी चाहिए होंगे। ऐसे ही है, एड्रेस हमें कहाँ से मिलेंगे? किसी ना किसी वॉलेट के थ्रू, राइट? हमें कोई वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, कोई ऑथेंटिकेशन देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो वे बनाना पड़ेगा। तो उस इसीलिए हम कोई वॉलेट का यूज़ करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे अपने सिस्टम में, ताकि यूज़र्स के लिए आसानी हो हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे टूल के ऊपर इंटरेक्ट करने को, राइट? सो कुछ चीज़ें हैं जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं अभी एल्गोरिथम की, तो कुछ मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लेटेस्ट चीज़ें। ऑलरेडी यू गाइस आर डेवलपर, जो कि कुछ कुछ नहीं है तो इट्स ओके। सो मैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड को बताता चलूँ। फ्रंट एंड क्या होता है, जो कि नॉन टेक्निकल लोग हैं। फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड आप अपनी कोई दुकान खोलते हैं, आपने कॉफ़ी शॉप खोली है, उसको आप सजा रहे हैं। बहुत बहुत मैं जो डेवलपर है उनको पता है कि मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो बहुत पुरानी एग्जांपल है, जो हर टीचर हर बंदा देता है। कि आप कैफे खोल रहे हैं, कैफे को कैसा, कैफे का एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, उसके लोग अच्छे होने चाहिए, लोग आए उस पर ना, लोग रुकें, लोग बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, सुकून के लिए आए। तो ये कुछ 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 कैफे सुकून के लिए खोले जाते हैं, वहाँ बंदे आए, अपना अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, रिलैक्स करें, फिर बैक टू द वर्क, राइट? सो उसी तरीके से हम भी फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पर लोग इंटरेक्शन करते हैं, जहाँ पर लोग को इंटरफेस हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि जहाँ पर थोड़ी सी एनिमेशन हम डालते हैं, और जहाँ से हमारे बेसिकली कोई इंटरफेस हो, जहाँ लोग उसको यूज़ कर पाए हमारे सिस्टम को, ठीक है? तो फ्रंट एंड है। अब फ्रंट एंड मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि यार न्यू चीज़ें यूज़ करें, आप पुरानी चीज़ें यूज़ ना करें फ्रंट के ऊपर। यहाँ पर कोई PHP डेवलपर होगा, कोई क्या कहते हैं, नॉर्मल HTML CSS उसको आती होगी,
सो ओके, वो भी अच्छे फ्रेमवर्क्स हैं, वो भी अच्छे सिस्टम्स हैं, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़े लेटेस्ट के ऊपर हैं फ्रेमवर्क्स को यूज़ करें, रिएक्ट के फ्रेमवर्क्स को यूज़ करें। सही है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है रिएक्ट, उसका भी एक और सब साइड है नेक्स्ट जेएस, वो यूज़ करें। जहाँ पर रिएक्ट फॉर द यूआई हम यूज़ कर रहे होते हैं, नेक्स्ट जेएस के अंदर बैकएंड एंड क्लाइंट साइड हम दोनों चीज़ें वहाँ हैंडल कर लेते हैं, तो आप नेक्स्ट जेएस का यूज़ करें। अब नेक्स्ट जेएस जिनको नहीं आती, इसको रिएक्ट के बारे में नहीं पता, ओके, कोई इतनी कोई बड़ी बला नहीं है। यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, जीपीटी आपको हेल्प कर देगा। आजकल तो बहुत सारे, मैं चाहूँगा कि आप एआई का यूज़ करें। बहुत सारे ऐसे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, या कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप रिएक्ट नेटिव का भी यूज़ करें। फ्लटर वाले भी होंगे, फ्लटर भी काफ़ी अपग्रेड हुआ है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप फ्लटर की तरफ जाएं। जिसको आता है, जो उसका हाथ सेट है, वो फ्लटर यूज़ करें, बट जो न्यू है, जो आना चाह रहा है, वो रिएक्ट नेटिव की तरफ भी जा सकते हैं। रिएक्ट सीखे, रिएक्ट नेटिव पे डेवलपमेंट करे, और एप्लीकेशंस के लिए, अच्छा, रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशंस के लिए होती है, मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस या आईओएस एप्लीकेशंस के लिए। ऑलराइट, स्विफ्ट भी यूज़ कर सकता है, कोई मैक यूज़र है, उसमें भी काफ़ी अच्छे भी ब्लॉकचेन के लिए इंटीग्रेशंस अवेलेबल हुई हैं। लेकिन या रिएक्ट नेटिव यूज़ करो, उसमें काफ़ी सारी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं आपको, अगर कोई एप्लीकेशन डेवलपर या एंथुजियास्ट यहाँ बैठा है। सो सही है, फ्रेंड के लिए आप रिएक्ट नेटिव यूज़ करते हैं, रिएक्ट यूज़ कर सकते हैं, react.js यूज़ करते हैं वेबसाइट के लिए। तो यूट्यूब पे जाएं, और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जैसे कि V0 मार्केट में अवेलेबल है, लवेबल अवेलेबल है, बोल्ट अवेलेबल है, उसके अलावा कर्सर अवेलेबल है, मल्टीपल है, हाँ, या कर्सर, बहुत सारे हैं। कर्सर यूज़ करो, कर्सर बेटर है। हम आगे एआई का भी एक सेशन लेंगे इसके बाद, तो उसमें बताएंगे कि आप एआई को किस तरीके से बेटरली यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने प्रॉम्प्ट दिया, पूरी एप्लीकेशन बनवा ली बैठे बैठे, ना, और वो मज़ा नहीं देता। सिस्टम्स भी किस तरीके से काम कर रहे हो, तो उनका भी एक वेज होते हैं। तो हम टिप्स एंड ट्रिक्स चीज़ें भी बताएंगे आगे कि एआई का किस तरीके से, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार फास्ट डेवलपमेंट करें, फास्ट शिपिंग करें। फास्ट शिपिंग करेंगे, कोई चीज़ बना के लॉन्च करेंगे ना, उस पर भी हम आते हैं, उस पर हम MVP आएंगे, तो वो ज़्यादा बेटर है। ना कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है, वो ये है कि हम टेक स्टैक प्लानिंग्स परफेक्शंस, और उस पर ना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन आजकल वो ज़माना नहीं है, राइट। आज आज हमने जल्दी जल्दी चीज़ें करके लॉन्च करनी होती है, मार्केट में ले आओ, आइडिया है, बिल्ड करो और पुश कर दो मार्केट में। ऑलराइट, तो ये है। अब उसके बाद आते हैं हम बैकएंड के ऊपर, फ्रंट के ऊपर चीज़ें हैं। और यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे अगर किसी ने खुद डेवलप करना है, सीखना है ना, तो बहुत सारे कोर्सेज, इवन के बहुत वीडियोस हैं। मैं आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो एक एक दो दो तीन तीन चार चार घंटे के पूरे पूरे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं। अगर स्टिल यहाँ से कोई कराची से है ना, तो कुछ इदारे हैं पाकिस्तान, कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि PIAIC हो गया, GIAIC हो गया, हम उधर के टीचर भी हैं, तो मैं उसको बता सकता हूँ उसके बारे में। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अदर्स के मैं नहीं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, और ना मैं उनको यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा। वहाँ जाएँ, वहाँ से आप फ्रेंड्स, ये चीज़ें, डेवलपमेंट साइड सीखें अपनी, और भी बहुत सारे हैं जो आपको बेटर लगे, वहाँ जाके सीखें। एक एक मंथ के क्रैश कोर्सेज होते हैं, वो आप कर सकते हैं फॉर द न्यू पीपल, जिनको आती है वेल एंड गुड। उसके अलावा बैकएंड पे, बिल्कुल बैकएंड हमारा, हम यहाँ पर पाइथन का यूज़ कर रहे हैं ब्लॉकचेन में, तो उसी को कंटिन्यू रखें। उसके अलावा फास्ट APIs की तरफ जाएं, वो सीखें। आप नोड JS में भी बिल्कुल डेवलपमेंट कर सकते हैं, बट अभी हम ब्लॉकचेन में हमारी कंप्लीट पाइथन में चल रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि यार आप फास्ट APIs का ही यूज़ करें, APIs बनाएं। अब API क्या होती हैं? API सिंपल है यार, हमें जो डेटा, अब बैकएंड और फ्रंट की इंटीग्रेशन करानी होती है ना, हमने जोड़ना है उनको, डेटा की ट्रांसमिशन करवानी है, डेटा को लाना ले जाना। अब जैसे कि बहुत पुरानी एग्जांपल है फॉर द नॉन टेक्निकल पीपल, कि यार हम किसी कैफे में गए, कैफे की एग्जांपल ले लें, हमने बाहर से कैफे सजा दिया, ठीक है। अब कैफे में क्या है, वेटर्स होते हैं, ठीक है, वेटर्स नहीं तो कुछ भी सेल्फ सर्विस होगी, उस सेल्फ सर्विस तक, उस टेबल तक, उस क्या कहते हैं, स्लोप तक चीज़ आने में कैसे आ रही है, कौन लेके आ रहा है, वो लाना ले जाना, वो सारे खाने का फूड आइटम का यूज़र से लेके पीछे किचन तक लेके जाना, किचन से यूज़र तक लेके आना। सो वो सब चीज़ें जो कौन कर रहा होता है, वेटर कर रहा होता है, या वहाँ का कोई वर्कर कर रहा होता है। तो उसी तरीके से APIs भी काम करती हैं। APIs का काम है डेटा को लाना और ले जाना, ठीक है। पोस्ट एंड गेट की वहाँ पर रिस्पॉन्स होते हैं, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। रिस्पॉन्स आता है, उसको हम मैनेज करते हैं, ठीक है। और एक फास्ट APIs को लर्न करें, जिसको नहीं आता, जिसको नहीं पता। वैसे तो
वो भी सीख सकते हैं, उसके भी ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, भरे पड़े हैं, और बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इतनी बड़ी बला नहीं है सारी चीज़ें सीखना। तो इनको एपीएस क्रिएशन सीखेंगे, किस तरीके से बनाए जाते हैं, एंड पॉइंट्स किस तरीके से बनाते हैं, उनकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, डेटा हैंडलिंग किस तरीके से कर रहे होते हैं। उसके अलावा आप ब्लॉकचेन की बात करते हैं। ब्लॉकचेन हमारे पास बिल्कुल एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, एल्गोकिट का यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास कुछ चीज़ें और हैं। एल्गोकिट की वजह से एल्गोरिथम ने हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान कर दी हैं। अब हम एक ही इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें बना सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम एक प्रोजेक्ट चाहें तो बना सकते हैं। हम एक प्रोजेक्ट अलग बनाएं, बैकएंड का अलग बनाएं, ब्लॉकचेन का अलग बनाएं, एंड उसमें जो है इस तरीके से उनको आपस में एपीएस से जोड़ें, मल्टीपल सर्वर्स का यूज़ करें, AWS के ट्रेड खा रहे हों, या हम अगर MVP बिल्डिंग कर रहे हैं तो render.com के ट्रेड्स खा रहे हों, पैसे लगा रहे हैं, फजूल में पैसे ज़ाया कर रहे हैं, उन सब से बचने के लिए एल्गोकिट ने क्या किया, एल्गोकिट प्रोवाइड की, जिसमें उन्होंने पूरे टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिए, जहाँ पर आप क्या कहते हैं, पूरी डेवलपमेंट कर सकते हैं। फ्रंट एंड को भी एक साइड में हैंडल कर सकते हैं, बैकएंड को भी एक ही तरफ हैंडल कर सकते हैं, ब्लॉकचेन साइड को भी एक ही तरफ हैंडल कर सकते हैं। तो आप एल्गोकिट का यूज़ करें। अभी जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं एल्गोकिट की, उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, हमने याद होगा जब स्टार्टिंग क्लास में चीज़ें सेटअप की थी तो वो वन साइड की थी, हमने सिर्फ प्रोटेक्शन एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाने सीखे थे। तो जैसे आगे बढ़ते रहेंगे नेक्स्ट सेशंस में, तो हम प्रॉपर किस तरीके से फ्रंट एंड बैक एंड कंप्लीट प्रोटेक्शन लेवल सेटअप एल्गोकिट का कैसे करते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं, और उसका कनेक्शन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वो भी हम सीखेंगे। उसके अलावा डेटाबेसेस की तरफ आते हैं। तो डेटाबेसेस हमारे पास पोस्टग्रेस और फायरबेस अच्छी है। फायरबेस हम क्या कहते हैं, वेबसाइट बना रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अब डेटाबेसेस का क्या कॉन्सेप्ट, यहाँ ऑप्शनल क्यों लिखा है? मोहसिन, अच्छा, इसके आपके सवाल के जवाब की तरफ आते हैं, एक सेकंड। ओके, सो डेटाबेसेस ऑप्शनल लिखा है, लेकिन ऑप्शनल एक तरीके से नहीं है। जब हम कोई ऐप बनाते हैं तो या डेटा इज सेव्ड ऑन ब्लॉकचेन, बिल्कुल होता है। लेकिन हम सारा डेटा तो नहीं कराते ना, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, या बिल्कुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का डेटा कराते हैं। अब हमारे पास ऑथेंटिकेशन हम कह रहे हैं, यूज़र आया, यूज़र ने लॉगिन किया, यूज़र का डेटा है, और उसके बाद उसने कोई, लेट सपोज हम कोई NFT का प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस बना रहे हैं। NFT चले पुरानी होगी, नई एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज हम कुछ बना रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम, कोई डॉक्यूमेंट, उस दिन हाँ मसले चल रहे थे, बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि यार डॉक्यूमेंटेशन के बड़े मसले होते हैं पाकिस्तान में, तो हम कोई प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। अब हमने डॉक्यूमेंटेशन को अटेस्ट तो करवा दिया, हमने ऑन चेन पे उसको ऑन स्टैम्प तो कर दिया, चेन के ऊपर स्टैम्प करवा दी, उसका एक हैश भी हमारे पास आ गया, IPFS भी हमने बना दिया, ठीक है। लेकिन वो पूरी जो फाइल है, वो 10 MB, 50 MB, 100 MB की फाइल है, वो तो ब्लॉकचेन पे नहीं जाएगी ना, वो तो कहीं स्टोर होगी, वो डेटा तो कहीं यूजर का स्टोर होगा, वो हमें वापस भी चाहिए। तो हम उसके लिए हम डेटाबेसेस का यूज कर रहे हैं। जो डेटा हम ब्लॉकचेन पे नहीं लेके जा सकते, और जरूरी नहीं है ब्लॉकचेन पे वो जाए, उसका एक स्टैम्प ब्लॉकचेन में चली है, लेकिन वो पूरी फाइल हम चाहते हैं कहीं कहीं और स्टोर करें, तो उसके लिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं, बिल्कुल ज़रूरी है जब हम कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अब कुछ न्यू डेटाबेसेस हैं, क्योंकि हम लोग फास्ट शिपिंग का कॉन्सेप्ट हम चला रहे हैं, तो फास्ट शिपिंग के अंदर हम डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो आजकल हम यूज़ करते हैं, नियॉन DB बहुत अच्छी है, नियॉन DB यूज़ करें, फायरबेस भी यूज़ कर सकते हैं, जो फायरबेस से फेमिलियर है वो यूज़ करें। ईजी भी है, ईजी टू इंटीग्रेट है, एप्लीकेशन में भी काम आ जाता है। बाकी अगर किसी को वेबसाइट वेब बेस्ड डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छी तरीके से करनी है, डेटाबेस हो चाहता है थोड़े बेटरली हैंडल हो, मोंगो DB भी यूज़ कर सकता है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना चाहता, तो आप नियॉन DB यूज़ करें। नियॉन DB के बारे में सर्च करें, वो भी पोस्टग्रेस यूज़ कर रहा होता है बैकएंड पे, लेकिन नियॉन DB की इंटीग्रेशन आसान है, उनके प्लान्स, उनकी फ्री स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। आजकल बहुत सारी बड़ी कंपनीज नेक्स्ट.js को नियॉन DB उसमें वर्सल इंटीग्रेशन मिल जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें, वर्सल के उस पर भी आता हूँ। उसके अलावा वॉलेट्स हैं हमारे पास। एज अभी हम ब्लॉकचेन क्या यूज़ कर रहे हैं, एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, तो हम पैरा वॉलेट यूज़ करते हैं। Arc32 के क्लाइंट साइड की कुछ लाइब्रेरीज हैं हमारी फ्रेंड के लिए, हम वो यूज़ कर रहे होते हैं उसके उसके डेटा को कैप्चर करने के लिए। सही है, API फाइल के डेटा को लेना, डेटा को भेजना API फाइल से। Arc32 के क्लाइंट्स हम यूज़ कर रहे थे उसके लिए फ्रेंड के ऊपर। तो वॉलेट्स, पैरा वॉलेट है सबसे अच्छी एग्जांपल आजकल चल रही है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, 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 हाँ,
हाँ, ब्लॉक डेटाबेसेस वही सेम है सारी चीज़ें। हमने यहाँ पर कोई स्पेशली कोई चीज़ें चेंज नहीं करनी। हाँ, बस कुछ चीज़ों का हमने ध्यान में रखना है, जैसे कि हैशेस होती हैं यूज़र की, वो हमने कैप्चर करनी है। हर यूज़र की हैशेस को, एड्रेसेस को हमने अपने पास कैप्चर करना है, हमने स्टोर करना है उसको, ताकि वो यूज़ होता रहे। यूज़र को बार बार अपने वॉलेट से लॉगिन ना करना पड़ रहा हो, हमारे सिस्टम के पास डेटा हो जब उसको नीड हो। और हमें डेटा, मैं ये सब, अभी हम रिसेंटली एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे जहाँ पर हमारे ब्लॉकचेन में सारा डेटा था, ठीक है। हमने लेकिन अपने पास स्टोर नहीं कराया वो डेटा, ठीक है। वो बहुत एक बहुत बड़ा डेटाबेस था। हमने लाइक ज़्यादा काम भी नहीं था, हमने IPFS पे काम किया, उसके साथ जोड़ा, लेकिन ब्लॉकचेन के बस की अटेस्टेशन हो गई। फिर हमारे साथ मसला क्या आया, हमने जो है अपना डेटाबेस, उसमें हमने डेटाबेस में स्टोर नहीं कराए थे चीज़ें, वो फाइल्स वगैरह डेटा यूजर्स की। बस एक दिन ऐसा हुआ जब हमें नीड हुई, यूज़र ने हमसे, वहाँ पर एक कुछ चीज़ें थी जो कि यूज़र को डेटा हम प्रोवाइड करना था। बेसिकली हम चेंज कर रहे थे अपनी, तो बस हमारे पास डेटा ही नहीं था। हम क्या देते यूज़र को। यूज़र ने रिक्वेस्ट करवाई, इतनी बड़ी बस वो एक गलती थी जो कि हमने की। तो इस फजूल सी ये बचकाना और ये बच्चों वाली गलतियों की वजह से ना, बचने के लिए डेटाबेसेस का यूज़ कर लो तो बेटर है। बस ये हैशेस भी सेव करो, डेटा भी जो आप ऑन चेन बेच रहे हो वो सारा डेटा आपने जो है ऑफ चेन भी कहीं ना कहीं स्टोर कराना है प्रॉपरली, विद टाइम स्टैम्प्स के साथ, ताकि हमें आसानी हो। तो उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। तो और क्या आप डेटा स्पेशली सेव कराएं? बिल्कुल सिक्योरिटी का ख्याल रखें। हमने प्राइवेट की के साथ, यूज़र के साथ नहीं खेलना। जब हम डेवलपमेंट करते हैं ना, तो हमारे लिए सबसे आसान वे होता है यार कि यूज़र की प्राइवेट की कैप्चर कर लो। और सारे ऐसे लाइब्रेरीज होती हैं जो करवा देती हैं, जबकि हमने नहीं करनी। ये जब आप आगे जाएंगे ना फ्यूचर में, क्योंकि मैं आपको, हम प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें आपको बता रहे हैं, तो बाद में ऐसे सवालात आपके पास कोर्ट तक आप जा सकते हैं। यार आप यूज़र का जहाँ पर मनी, पैसा हैंडल हो रहा है, वॉलेट्स के ऊपर पैसा हैंडल होता है, आप उसकी प्राइवेट कीज क्यों रख रहे हैं? अगर यूज़र का पैसा उड़ता है तो वो आप पे इल्ज़ाम लगा सकता है, यार इसने हमारी प्राइवेट की ली थी। गूगल तो कल गूगल, जब आप ये चीज़ें उठती हैं तो फिर आपके घर तक आ जाते हैं। आप परेशान हो जाते हो। तो फिर आप, छोटी सी गलती, तो आप प्राइवेट कीज के साथ मत खेलें। यूजर्स की क्लाइंट साइड की लें, उसके साथ आपने एड्रेस लें, और एक एक चीज़ अपने वेबसाइट्स के ऊपर बताएं। सपोर्ट के ऊपर काम करें, प्राइवेसी पॉलिसीज़ के ऊपर काम करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक हो गया? तो ये सिंपल सा टेक स्टैक है जो मैंने बताया, लेटेस्ट है, जो आजकल बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही हैं। ओल्ड टेक स्टैक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे, इवन के एल्ग्रेन ओल्ड चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता, वो न्यू चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है। तो न्यू चीज़ें यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छी हैं, फास्ट हैं, उसमें अपग्रेड्स हो रही हैं, उसमें नई लाइब्रेरीज आ रही हैं, तो आप लोग आसानी होगी। वरना एक पुरानी चीज़ें यूज़ करेंगे तो एक पॉइंट आएगा, अटक जाएंगे, बैठे रहेंगे, जब तक पीछे से मेन चीज़ों से अपडेट नहीं आती तो बैठे रहेंगे। तो उससे बचें, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। आपने एक चीज़ बना दी, चीज़ मार्केट में ले गए, उसके बाद चीज़ें फंस गए तो बस फंस गए, फिर आप डाउन, आपका यूज़र बेस गया और आपकी सारी प्रोडक्ट गई। ठीक है, तो इसका हमने ख्याल रखना है। उसके बाद हम आते हैं MVP। व्हाट इज MVP? हमने टेक स्टैक, हमने ब्लॉकचेन पे काम कर लिया, हमने टेक स्टैक भी बना लिया, हमने सारी प्लानिंग कर दी यार, हमने सारा कुछ हो गया ना। अब MVP बनानी है, सही है। ये नहीं कि यार हमने, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यार हम लोग जो मसला ये करते हैं कि हम प्रोफेशनलिटी के ऊपर जा रहे होते हैं, यार सारी चीज़ें जीरो से अच्छी बनानी। हाँ, अगर कोई छोटा सा आइडिया है, वो सिंपल है, वो प्रोडक्शन लेवल पे डायरेक्ट बन सकता है, तो ओके, उसको बनाओ। बट कोई ऐसी चीज़ जो कि बड़ी है, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट, और हर बंदा ये सजेस्ट करता है कि यार MVP बनाओ। MVP क्या है? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जिसके अंदर हम सिर्फ, जैसे कि कोर फीचर्स को रखते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन के कोर फीचर्स, उस आइडिया को वैलिडेट कर, जो हमारा आइडिया उसके ऊपर काम करते हैं, उसको वैलिडेट कराओ। अब वैलिडेट आइडिया बहुत ज़रूरी होता है कि किसी MVP भी बनाने से पहले आइडिया वैलिडेट करो। वैलिडेट क्या होता है? आपकी जो यूज़र बेस आपको लगती है कि यार ये मेरी यूज़र बेस है ना, उससे जाके बात करो। हम लोग डिसेंट्रसेक बना रहे हैं, अभी तक मैं तकरीबन 400 प्लस रिसर्चर से बात कर चुका हूँ, लाइक पूरे पाकिस्तान में। अभी रिसेंट इस्लामाबाद में था, वहाँ मैं एरोस्पेस की ही यूनिवर्सिटी, एक थिंक टैक है, वहाँ पर बहुत सारे रिसर्चर हैं। उनसे एक एक रिसर्चर से उनके आधा आधा घंटा उनके साथ बैठ के बातें की हैं, सिर्फ बातें की। ठीक है, क्यों?
क्योंकि ये जो वो वैलिडेशन है, आइडिया की वैलिडेशन हमारे यूजर ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं। उन्हीं की बेसिस के ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट को और बेटर करते हैं। अगर हम सिर्फ हमारे पास आइडिया हमने डेवलप कर दिया, बाद में वो मार्केट फिट ही नहीं, वो मार्केट फिट ही नहीं है, और वो तो कैसे चलेगा, यूजर ही नहीं आएंगे ना हमारे पास, तो फिर मतलब कोई फायदा ही नहीं है, ना इन्वेस्टमेंट मिली, ना कुछ हम ना स्केल कर सकते हैं, ना उसको बना सकते हैं, कोई फायदा नहीं है ना, कोई प्लानिंग ही नहीं है। हम डूब जाएंगे, हमने इतनी मेहनत उसमें डुबा दी, हमने पैसा उसमें डुबा देंगे, हम बैठ जाएंगे हाथ, फिर हम डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे, यार चीज़ ही नहीं चलती, क्या है, कोई सपोर्ट ही नहीं करता। सही है, इस तरह की गलतियां मैंने स्टार्टिंग में की हैं, और थिंक लकीली कि हमेशा से मेरे अंदर ये रह गया, यार करना है तो करना है। वो कभी बैठे नहीं, हजारों दफा फेलियर्स आए था आगे, लेकिन कभी बैठे नहीं है। उसके अलावा जो मैंने बताया कि यार गेटर लाइक फीडबैक हमने गेटर करना है। सही है, जितना ज़्यादा फीडबैक हमें मिलेगा उतना अच्छा प्रोडक्ट हम डेवलप कर सकते हैं। तो हमने जब एमवीपी बनाते हैं, तो एमवीपी को बनाने से पहले ना कुछ चीज़ें हमने ध्यान में रखनी होती कि यार एमवीपी प्लानिंग हम उसको डेवलप कर रहे हैं, तो क्या हमने उसमें सबसे पहले थिंक करना है। सबसे पहले हमने जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करें उसको अपने सामने ले आओ, लिख लो उसको कहीं पर। ठीक है, कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये और फीसिबल प्रॉब्लम्स हों जो कि ऑलरेडी लाइक कस्टमर के पेन पॉइंट्स हैं, जो लोगों को बड़ी परेशानी दे रहे हैं, वो सब हमने साइड कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी जो सॉल्यूशन है उसको सामने रखा। फिर हमने चेक किया कि यार ये जो हमने हमारी प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है, ये क्या सोल्यूशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और क्या ये आसानी प्रोवाइड कर रहा है, यूजर इससे खुश हो रहे हैं। ठीक है, ओके, सही, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब बिल्कुल फिर उसके बाद हमने जो है, अब हमने फीचर डिफाइन करने। ओके, सॉल्यूशन हमारे पास है, अब उसके जो सॉल्यूशन के जो फीचर्स हैं, वो हमने अभी एमवीपी में सारे फीचर्स नहीं रखने। जो मेन मेन फीचर्स हैं जो उस सॉल्यूशन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, बस हमने वो रखने। लाइक मस्ट हैव एंड नाइस टू हैव, उसकी एक लिस्ट बनाए, मस्ट हैव एंड नाइस टू हैव की। ठीक है, उसको अलग कर दें। अब मस्ट हैव को ना हमने सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर देना है, और नाइस टू हैव की जगह छोड़नी है। ठीक है, मस्ट हैव जब हो जाएंगे, थोड़ी वैलिडेशन मिल गई, यहाँ पर हमारा आइडिया वैलिडेट हो गया, मस्ट हैव फीचर्स में डाल दिया हमने, उसको दिखा दिया, चेक करा दिया। उसके बाद हमने नेचुरल वाले फीचर्स, वाओ फैक्टर्स के ऊपर काम करना है, कि कोई बंदा देखे जब हम अपनी प्रोडक्ट को कहीं मार्केट में डेमो कराने लेके जाते हैं, कहीं पिच करने जो आप लोग कभी करेंगे, तो ये देखते ही किसी के मुंह से वाओ व्हाट एन आइडिया यार, ये तो सॉल्व कर रहा है, तो मेरे मसले सॉल्व कर। तो इस तरीके की चीजें डाल दो फिर बाद में, ताकि आपकी प्रोडक्ट को एक और वैलिडेशन मिले। ठीक है, ये सिंपल है। एमवीपी का मतलब है बस पूरी प्रोडक्ट ना बनाना, प्रोडक्ट के कोर फीचर बनाना और उसको मार्केट में लेके जाना। ठीक है, उसके बाद जब हमें फीडबैक मिलता है, तो उसके बाद हम ऐसा ऐसा उसके फीचर्स को अपडेट करते हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को ठीक करते हैं। देन हम ऐसा 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 मार्केट फिट अपने आप को बनाते रहते हैं एंड स्केलिंग की तरफ जाते रहते हैं। थोड़े बहुत यूजर्स आते हैं तो आसानी हो जाती है। अगर आप जीरो यूजर्स पे स्केलिंग सोच रहे हैं, तो यार हम फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपल है, एमवीपी समझ आ गई होगी। ठीक है, जो अभी आप लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, जिनको अभी आइडियाज हमें दिए हैं अपने ना, वो एमवीपी पे काम करना स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं आज का होमवर्क भी इसी तरीके का होगा। टाइम हमारे पास कम है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एमवीपी मैपिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, क्या है, यही है कि यार प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसको सामने रखो, सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन ये नहीं कि यार पूरी सॉल्यूशन ही हमने सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, हमने पूरी सॉल्यूशन नहीं उसके ऊपर काम करना कि यार हाँ ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, भुरता बना दिया हमने, लेकिन जो आइडिया प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं आई। तो उस पर उसकी तरफ हमें नहीं जाना। ठीक है, सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ एप्लीकेशन अपनी प्रोडक्ट की बनाओ एंड उसको अच्छे अच्छे फीचर्स में डालो, कोर फीचर डालो जो एक्चुअल सॉल्व करें, बस उसको मार्केट में ले जाओ। एमवीपी मैपिंग नथिंग है, बस यही है। ठीक है, अपनी अपनी एमवीपी के ऊपर काम करें। उसके बाद आज हमारे पास टाइम कम है, अगर यहाँ किसी के पास सवालात हैं तो प्लीज़ पूछे, तो बाकी होमवर्क की तरफ हम बढ़ते हैं। होमवर्क हमारा काफ़ी मज़े का है इस बार। कोई सवालात हैं तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें और पूछें। तो होमवर्क हमारा बेसिकली ये है कि आपने एक सिंपल सा 1 पेज एमवीपी प्लान बनाना है। ठीक है, उसमें अपनी प्रॉब्लम सा स्टेटमेंट ऐड कर दें कि आप क्या प्रॉब्लम है, उसकी सॉल्यूशन डालें, उसको आप कैसे सॉल्व करें, उसमें क्या फीचर्स आप डालें, मस्ट हैव फीचर्स। ठीक है, एक्स्ट्रा फीचर्स हमारे पास बाद में लेटर में क्या होंगे या हम क्या डालेंगे, वो चीज़ है उसमें डालें।
और आप क्या टैक्स स्टैक सोच रहे हैं अपने माइंड में, और पूरा टैक्स स्टैक आप उसमें डालें, एआई का यूज़ करें, कुछ भी करें, एक अच्छा सा हमें एक बनाए प्लान और ये हमें सेंड कर दें या हमें मेंशन कर दें, ठीक है। सेम वही लिंक के ऊपर पोस्ट करें और इन सबको मेंशन करो, टैग करो, एंड देन बस आज की क्लास का ये इतना ही था। आज हमने जो कवर किया है वो हमने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम किया जो कि टोकन क्रिएशन वाला था। इसके अलावा हमने आज जो सीखा है वो जाना है कि टैग स्टैक प्लानिंग में मोस्टली लेटेस्ट टैग क्या हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एमवीपीज क्या होती हैं, एमवीपीज बनती कैसी हैं, और सबसे आसान तरीका क्या होता है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अपने आइडिया के ही रिलेटेड कोई ऐसा सवाल है जहाँ फंसे हुए हो कि यार इसकी इस आइडिया की एमवीपी कैसे बनाऊं मैं, क्योंकि अक्सर मेरे पास भी ऐसे सवाल बड़े होते थे, तो लकीली अच्छे मेंटर्स मिले, उन्होंने सपोर्ट किया, तो आज चीज़ अंडरस्टैंड है सारी, तो पूछें। थैंक यू। आदिल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि एल्गोरेंड है, इसकी हम टोकनाइजेशन को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। हमारे पास सोलाना है, उसको हम डेक्स पर जो है ना ट्रैक करते हैं। तो हमने जैसे ही न्यू टोकन लॉन्च करना है तो उसको हम एल्गोरेंड पे कैसे ट्रैक करेंगे। Has anyone answered that? आई थिंक इसका एल्गोरिथम ने अपना स्कैन बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। जस्ट मेरा शेयर करेंगे। अच्छा, हमने इसका ट्रैक कोई करने की बात कर रहे हैं। जी जी या बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि ईथर स्कैन्स, इथेरियम के स्कैन्स हैं, उसके अलावा एक्सप्लोरर हैं, वैसे ही क्या कहते हैं एल्गोरिथम के भी एक्सप्लोरर। आई थिंक याजीब आपसे लिंक शेयर कर दे, तो वहाँ पर आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन चीज़ें हैं वो सारी वहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इसी तरह मेरे यहाँ से देख सकते हैं, आप अपना एक्सेलरेटर बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। आप जी जी थैंक यू। और ये मेरा एक पैरा क्वेश्चन का है कि जो हमारे पास टोकन्स की अनलॉकिंग वगैरह होती है और सर्कुलेटिंग सप्लाई है, स्पेशली इन स्टेबल कॉइंस, उनको हम कैसे हैंडल करते हैं। इस स्टेबल कॉइंस के अंदर कभी भी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है एक उसको काउंट नहीं किया जाता। इसलिए स्टेबल कॉइंस बनते रहते हैं जैसे जैसे अमाउंट आती रहती है। अगर हम स्टेबल कॉइंस की बात करते हैं तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेबल कॉइंस। सबसे पहला तो एक फेक बेस्ड स्टेबल कॉइन है जैसे यूएसडीसी है। दूसरा कोलैटरल बेस्ड स्टेबल कॉइन है जैसे कि डाई है। और इस तरह कुछ अगर हम ऑफ चेन कोलैटरल्स की बात करें तो जो कि मिंट होता है उसके भी आपको वो यूएसडीटी है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल के अंदर क्या होता है यूएसडीसी के अंदर कि एक बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट के अंदर जितने डॉलर्स आ रहे हैं ना उतनी ही अमाउंट के अंदर यूएसडीसी को मिंट किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के ऊपर, एल्गोरेंड के ऊपर, सोलाना के ऊपर, इथेरियम के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर, बहुत सारी ब्लॉकचेन्स के ऊपर जो जो उन्होंने उनके मैनेजमेंट ने जो उनकी मैनेजमेंट ने अलाउ करी है। इसी तरह अगर हम यूएसडीटी की बात करते हैं तो यूएसडीटी के स्टेबल कॉइंस की जो मिंटिंग होती है वो एक एसेट्स के ब्याज पे नहीं होती। उनके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, उनके पास बिटकॉइन भी है, उनके पास इथेरियम भी है, उनके पास सोलाना भी है, उनके पास गोल्ड भी है, उनके पास सिल्वर भी है, उनके पास रियल एस्टेट एसेट्स भी हैं, उनके पास बैंक्स की सिक्योरिटीज भी हैं। तो उनके जो एसेट्स हैं ना वो ऑफ चेन एसेट्स हैं, वो उसकी बिहाफ पर मिंटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उनके पास अब $1,50,000 के बिटकॉइन मौजूद हैं तो वो $1,00,000 के यूएसडीटी को मिंट कर देंगे। तो लेकिन द पॉइंट इज कि उनके जो एसेट्स हैं वो सारे ऑफ चेन है, वो आप देख नहीं सकते कि उनके एसेट्स कितने मौजूद हैं। और तीसरा जो हमारे पास स्टेबल कॉइन है वो डाई है। डाई के अंदर ये होता है कि डाई बेसिकली डाई क्या करता है, डाई के अंदर आप कोलैटरल्स डिपॉजिट करते हैं, खुद आप खुद मिंटिंग करते हैं डाई के अंदर। डाई के अंदर आप जाते हैं कोलैटरल्स को डिपॉजिट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इथेरियम के कोलैटरल्स हैं तो आप इथेरियम के कोलैटरल्स को डिपॉजिट करेंगे। $1,500 के अगर आपने कोलैटरल्स को डिपॉजिट किया है तो आप $1,000 के स्टेबल कॉइंस यानी कि डाई जो है आप मिंट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और स्टेबल कॉइंस होते हैं जो कि एल्गोरिदम बेस्ड होते हैं जैसे कि यूएसटीसी था। लूना का जो यूएसटीसी का वो बेसिकली रिस्की होता है, सबसे ज्यादा रिस्की वही होता है। तो बेसिकली हमारे पास स्टेबल कॉइंस बहुत सारे होते हैं, हम और उसकी जो मिंटिंग है वो अलग अलग लोगों के हाथ में होती है। फॉर एग्जाम्पल यूएसडीसी की मिंटिंग यूएसडीसी कंपनी के पास है यानी कि सर्कल के पास है। यूएसडीटी की जो मिंटिंग है वो किसके पास है, वो किसके
हाथ में है, वो बेसिकली थिएटर के हाथ में, उसको थिएटर मिंट करता है। जैसे जैसे उनके पास अमाउंट आती जाती है, रिसेंटली उन्होंने $1 बिलियन के यूएसडीटी को मिंट किया। इसी तरह डाई है, डाई की मिंटिंग किसके हाथ में? आपके और मेरे हाथ में। डाई की मिंटिंग आपके और मेरे हाथ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप मिंट करोगे, मैं कोलैटरल डिपॉजिट कर रहा हूँ तो मैं मिंट करूंगा। इसी तरीके से फिर दूसरे जो एल्गोरिदम बेस्ड होते हैं जैसे यूएसटीसी, उसकी मिंटिंग भी लोगों के हाथ में होती है, लेकिन वो बहुत रिस्की होते हैं और वो किसी वक्त भी कोलैप्स कर सकते हैं। जैसे उनकी ब्लॉकचेन कोलैप्स होती है, चीजें कोलैप्स होती हैं, कंपनी कोलैप्स होती है, वो पूरे के पूरे कोलैप्स कर जाते हैं। तो यहाँ पर एक इस टाइप्स के स्टेबल कॉइन्स होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर किसी अथॉरिटी के हाथ में समटाइम चीजें होंगी और अथॉरिटी के हाथ में समटाइम चीजें नहीं होंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टेबल कॉइन की, तो हम स्टेबल कॉइन के अंदर हम एक ये नहीं कर सकते कि हम इसको बाउंड कर दें कि हाँ जी इतनी मिंटिंग होगी उसके बाद नहीं होगी, क्योंकि पैसा बनता रहता है। आज तक डॉलर बन रहा है, आज तक सोना निकल, आज तक गोल्ड निकल रहा है, गोल्ड निकलना बंद नहीं हुआ। सिल्वर आज तक निकल रहा है, सिल्वर निकलना बंद नहीं हुआ। तो बेसिकली वो इस तरीके से काम करता है। या बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आई थिंक मोहसिन, आपका एक सवाल था कि वाइल ग्रैंड ब्लॉकचेन मार्केट वैल्यू इज लो। बेसिकली पता है मसला क्या है? ब्लॉकचेन की मार्केट वैल्यू लो नहीं है, ज़्यादा है। पता है क्यों? मार्केट के हिसाब से एग्जाम्पल, हमारे पे एथेरियम आया था 2015 में, ऑलमोस्ट 2015 में, एटलीस्ट 2015 में। जिन्होंने की जिसने पूरा लाइक इकोसिस्टम को ना उसने पूरा बिल्ड किया, बनाया, कंट्रोल किया, ठीक है। डीफाई में उसने एनएफटी डाउस क्या कॉन्सेप्ट उसने बनाया, सारा कुछ लेकर आया। उसके बाद एल्गोरिथम हमारे पास आया था ऑलमोस्ट बाद में ना, 2019 में आया। जिसकी टेक्नोलॉजी बेटर थी, उसने ट्रायलेमा सॉल्व किया, उसने उस वक्त जो इथेरियम के इकोसिस्टम में मसले थे वो सारे, लेकिन क्या है, एडॉप्शन में टाइम लगता है। तो अब जाके जो ब्लॉकचेन की बेसिकली जो मार्केट काम करती है ना, वो रिवॉर्ड बेसिस पे करती है, ठीक है। रिवॉर्ड उसी तरीके से अब टेक्नोलॉजी अच्छी होती रही, उसके बाद हमारे पास सोलाना भी आ गया, पॉलीगॉन भी आ गया, ठीक है। उसमें ठीक है, उनकी कम्युनिटी बिल्डिंग उनकी बहुत अच्छी थी, इसलिए हमें मार्केट में दिखता भी वो सबसे ज़्यादा है कि यार इथेरियम पे काम होता दिखता है, सोलाना पे काम होता है। उनकी मार्केटिंग बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। सेकेंड हैंड हमारे पास क्या है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का जो कॉन्सेप्ट हमेशा से फोकस्ड वो रहे ना, वो इंस्टीट्यूशनल एंटरप्राइज लेवल पे ना, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैसे होना है, सीबीडीसीज के ऊपर काम होना है, गवर्नमेंट के ऊपर काम होना है, ठीक है। उसने हमेशा स्टार्टिंग से उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया। अब मुझे बताओ कि कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मल छोटी सी चीज़ों के ऊपर एप्लीकेशन पे काम करती है, उनको वो ज़्यादा फीसिबल है, या एक ऐसी चीज़ जो कि गवर्नमेंटल लेवल पे जो क्या कहते हैं सीबीडीसी इसके ऊपर काम कर रही है, यूनिवर्सिटीज लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, बैंकिंग फाइनेंस डायरेक्टली अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उसकी ज़्यादा बढ़ता है। जाहिर सी बात है, जो ऑलरेडी बड़ी इंडस्ट्री को कैप्चर कर रही है, बड़े लोगों के साथ काम कर रही है, उनकी ज़्यादा बढ़त होगी। तो तरीके से एलिगेंट वहाँ ज़्यादा फोकस, इसलिए मार्केट में आपको इसकी वैल्यू इतनी लगती नहीं है, लेकिन है और बढ़ रही है। एलिगेंट की वैल्यू, उन्होंने डेवलपर फोकस रहा ही नहीं है हमेशा, जैसे मैंने बताया। तो अब जाके 2024 के एंड में वो अब ज़्यादा डेवलपर फोकस बन गए। अब उन्होंने उन इंडस्ट्रीज को छोड़कर अब मार्केट में आए, उन्होंने डेवलपर के प्लेटफॉर्म भी उन्होंने बनाए और डेवलपर रिसोर्सेज बनाई, एल्गोकिट जैसी चीज़ें और ये सब चीज़ें। अब इनके पास ज़्यादा अच्छी बैटरली अपडेट्स आने लगी। तो अब ये ज़्यादा ऊपर जाएगा। अब इसने मार्केट, अपनी बड़ी मार्केट कैप्चर कर दी, अभी डेवलपर की मार्केट कैप्चर कर रहा है, नॉर्मल अब बिल्डर्स की मार्केट कैप्चर कर रहा है। तो या कैसे ऐसा बढ़ेगी और आगे जाएगी, तो यही फ़ायदा है बहती गंगा से थोड़ा बहुत बढ़ लो तो बेटर है। तो इसलिए हम फोकस कर रहे हैं एल्गोरिथम के ऊपर, और मैं पर्सनली भी, हम अपनी कुछ एप्लीकेशन जो बिल्ड कर रहे हैं वो भी एल्गोरिथम के ऊपर कर रहे हैं इसी वजह से। सो या आई थिंक क्लियर हुआ काफ़ी सारे लोगों को, बिल्डर्स को। अच्छा, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो वो लीव कर सकते हैं। जिसका बिल्कुल। सवाल है वो रुक जाए, बाकी लीव कर सकते जी बिल्कुल। स्टार्टअप, मेरा जो स्टार्टअप है वो भी एल्गोरिथम की तरफ जा रहा है। एक जो हमारा जो स्टेबल कॉइन के ऊपर काम कर रहे हैं वो तो खैर स्टेबल कॉइन है, वो मल्टी चेन है, उसमें सारी चेन्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज्ड है वो एल्गोरिथम के ऊपर है। बिल्कुल। यस, किसी ने हैंड रेज किया तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
नहीं है किसी के सवालात। वैसे जवेरी आज हैकल कोडर नहीं है, आई थिंक क्लास लेने नहीं है आज। हाँ जवेरिया आज अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम ऊपर चलेंगे टाइम पे। हमने आज बिल्कुल फ्रीली टाइम का यूज किया। अच्छा है जवेरिया इधर। हाँ सब बैठी हैं। नहीं, मैं बेसिकली बोलता हूँ, मेरा फेवरेट स्टूडेंट है हैकल कोडर, वो आई नहीं आज। अच्छा अच्छा। आई थिंक अगर आपका क्वेश्चंस नहीं है तो यू मे लीव नाउ प्लीज गाइस। या जो हैंड रेज कर रहा है अनम्यूट कर ले, डायरेक्टली सवाल कर ले, इशू नहीं है। सब भाई हैं हमारे, स्टूडेंट्स हैं हम सब, एक ही कम्युनिटी है तो ओके। यार एल्गोलैंड जो है एक तरीके से आई थिंक कम्युनिटी बिल्डिंग की इनकी एक थीम है, जो फन है, जहाँ पर आप क्वेस्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बुलाएं, पॉइंट्स जमा करें, वहाँ पे स्किल लर्निंग बैजेस अर्न कर सकते हैं। तो वो आई थिंक कुछ अच्छे प्राइजेस उसके अंदर होंगे, एक तरीके से फन के लिए एक वो है, लाइक आई थिंक उनकी जो या क्वेस्ट प्ले एंड विन के तौर पे इस तरीके से कुछ उन्होंने किया। तो बिल्कुल कुछ चीज़ें जो मतलब इन्फो और फन के लिए वो चीज़ है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आई थिंक वो 4 वीक्स है, प्रॉपर कोई प्लान है, सो बिल्कुल आप करें, अगर कोई करना चाहता है ज्वाइन करें, एंजॉय करें। जमाल, ओके एक सेकंड मुझे पढ़ने दो। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम बिल्कुल बना सकते हैं। डेटा वीडियो फुटेज, देखिए कंप्लीट हम फुटेज तो नहीं डाल सकते ना चेन के ऊपर, ठीक है, वो इतना बड़ा MBs का GBs का डेटा तो वहाँ नहीं करेंगे। हम आप क्या कर सकते हैं, आप हर वीडियो आ, को चेन के ऊपर उसका एक हैश बना दें, ठीक है। अगर IPFS का किसी को पता है, IPFS फॉर डॉक्यूमेंट PDF फाइल्स के लिए होता है, उससे एक वीडियो को भी एक आप एक तरीके से एक नंबर दे दें उसको, ठीक है, उस नंबर को अटैच करा दें, उस कोड को अटैच करा दें चेन के ऊपर, ठीक है, मिन कर दें, तो उससे ट्रैकिंग आसान हो सकती है, लाइक फॉर एवर डेटा वहाँ रहेगा, प्रूफ टेम्पर प्रूफ रहेगा उधर। तो इस तरीके से वे से आप कंप्लीट वीडियो वहाँ ना लेके जाएं, लेकिन उसको एक कोड बना के उसकी हैशेस आपको वहाँ पर मिंट करा सकते हैं चेन के ऊपर, जिसकी वजह से बिल्कुल वो सिक्योर रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और यार टेम्पर रेजिस्टेंट हमने लिखा है। ये बिल्कुल अनम्यूट करें, जाके है तो जवाब दे सकते। ये क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छी है, इसकी बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है वर्ल्ड वाइड, लेकिन जल्दी जल्दी बनाए। यस नुमान प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? वालेकुम वालेकुम, बिल्कुल आ रही है। सर मेरा एक आइडिया था QR कोड स्कैन ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें अगर कोई QR कोड स्कैन करता है तो उसको पॉइंट्स या रिवॉर्ड्स इस तरह की चीज़ का। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसका MVP क्या हो सकता है, किस तरह बना सकते हैं, और स्टैक क्या हो सकता है? अच्छा, क्या ये QR कोड, इम्प्लीमेंट भी हो सकता है ब्लॉकचेन के ऊपर, इस तरह की चीज़ कोई? QR कोड स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन के ऊपर, यार अच्छा आइडिया, बिल्कुल हो सकता है। अ, जैसे कि मैंने बताया कि अब QR कोड जब भी अगर अगर आप ये करेंगे QR कोड भी जनरेट कराएं साथ में, एंड उसका डेटा को आप ब्लॉकचेन पे ले जाएं, तो ये सिर्फ कहीं और से QR कोड ला के ये मत सिर्फ करेगा, इसकी आई थिंक मार्केट में बिल्कुल मार्केट फीसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ QR कोड जनरेट करवाएं, उसका जो डेटा है ना, जो भी डेटा यूज है, उस डेटा को आप ब्लॉकचेन पे ले जाएं, एंड उसकी MVP बनाए। उसकी MVP क्या कैसे बनेगी, बिल्कुल आप एक फ्रेंड बनाएं,
रिएक्ट या नेक्स्ट.जेएस का यूज़ करके, जहाँ पर लोग क्यूआर कोड जनरेट करवा सकते हैं। और जनरेट करने के बाद जब सब ओके हो जाएगा ना, जब वो क्रिएट पे क्लिक करे, तो क्रिएट पे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट भेज दें ब्लॉकचेन के ऊपर। वो जितना भी डेटा उसने क्रिएट के ऊपर डाला है, जो भी आपने लिया है, उसके लिंक्स वगैरह फलाना ढिमकाना, वो सारा डेटा को एक मेटा डेटा के अंदर कन्वर्ट करके उस डेटा को आप ब्लॉकचेन पे ले जाएं। देन उसके बाद उसका एक हैश आ जाएगा, वो हैश आप एक्सपोर्ट करें, एंड उसके बाद उस क्यूआर कोड को यूज़र को दे दें, एंड एक ऑप्शन दे दें यूज़र को कि यार आप ये जो आपने क्यूआर कोड बनाया, ये हमें फॉर एवर हेयर है, ये कभी चेंज नहीं होगा, और कभी भी ये डेटा हमेशा आपका हमारे पास है, और इस क्यूआर कोड को आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। चेंज करवाने के लिए आपको थोड़ा सा मसला आएगा। चेंज कराने के लिए ये है कि अगर किसी ने वो न्यू जनरेट करे या दोबारा सबमिट करे, तो थोड़ा सा वो ट्रिकी है। वहाँ आप सोचें उसको आप किस तरीके से फिर करेंगे, अगर किसी ने एडिट करवाना है तो बिल्कुल हो सकता है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ। सर मैं सोच रहा हूँ कि एक फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर हम्म, एक क्यूआर कोड है जो तकरीबन काफी सारे लोगों के पास सेम ही क्यूआर कोड है। तो ये चीज के लोग अपनी डिवाइस या मोबाइल फोन से उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, तो उसकी कोई आईडी या हैश जनरेट हो या जाए जो स्टोर हो अच्छा, जाए। और अगर वो बंदा किसी मीन्स के दोबारा से उस क्यूआर कोड को स्कैन करना चाहे तो उसको पॉइंट्स ना मिले या इस तरह की चीज की कुछ अच्छा बिल्कुल। नियम। हाँ, अब मुझे अभी आइडिया थोड़ा और अच्छा बेटर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरिफिकेशन सिस्टम बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट के लिए जी, ऐसे ही। इस तरह बिल्कुल, की चीज या ये इस तरह जैसे बन की सकती है। चीज या आप एक जो भी डेटा, जब भी किसी ने उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया, तो उसके ईच स्कैन को आप ब्लॉकचेन पे एज अ हैश ले जाएं, एंड उसको और जब भी वो दोबारा करे उसको बोलेंगे ऑलरेडी अवेलेबल है। हम डेटा को बिल्कुल चेक करेगा, जब भी दोबारा स्कैन करेगा पीछे बैकएंड पे डेटा चेक होगा जाके, जैसे हम नॉर्मल डेटा बेसिस में कर रहे होते हैं, उसी तरीके से हम ब्लॉकचेन पे भी कर सकते हैं। ब्लॉकचेन पे रिक्वेस्ट जाएगी, वो चेक करेगा, हाँ भाई ये चीज़, ये हैश के अंदर ये चीज़ आईडी के ऑलरेडी है, ओके रिटर्न कर दो, नो, रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम ये चीज़ बिल्कुल कर सकते हैं, और ये अच्छा है। आई गेस कि आपके कॉम्पिटिटर्स भी इसमें बहुत सारे होंगे ऑलरेडी, क्योंकि अमेजोन अभी रिसेंटली आई वाज रिसर्चिंग ऑन समथिंग, अमेजोन और वॉलमार्ट जो है ना, वो यही सिस्टम यूज़ कर रहा है ऑलरेडी पीछे। लेकिन हाँ, अगर आप पब्लिक के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो इस तरीके का, पाकिस्तान की मार्केट को अगर हैंडल कर फोकस करते हो, तो बिल्कुल ये एक अच्छा आइडिया। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स? अगर किसी के सवालात नहीं हैं तो लीव कर सकता है, काफ़ी लेट हो गया। फास्ट सर, मैं आपसे प्राइवेट में बात कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे मैसेज कर दें, या अपनी डिटेल्स वगैरह वहाँ बता दीजिएगा कौन है नाम से, तो आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया सर। ओके। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, और ये भी थोड़ा लेट हो रहा है। तो लजीज, आपको कोई क्वेश्चन है? अच्छा, वेरी आ रही है। Javeri, are you here? Yes, what's up? So, अब्दुल अजीज, आपका कोई क्वेश्चन है? हसन और नुमान और राजीव, अगर आई थिंक यू कैन, आप किक कर दें लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपने मुझसे कहा था कि कांटेक्ट करने का कहा था। मैं रिसेंटली उस पर वर्किंग करना चाह रहा था।
कंप्लेंट एंड कंप्लायंस सिस्टम पे। जी तो अब कंप्लायंस में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं कि कंप्लायंस में ऑडिट के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। तो वो जो उसमें हम लोग उसमें बहुत इश्यूज आ जाते हैं। तो अगर हम उसमें उसको हम डाटा को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं और जो है हम उसमें एआई की मदद से जो मैपिंग हो रही है, जो डाटा को जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको उनसे मैप करेंगे, और अगर उन क्राइटेरिया फॉल करते हैं तो वो हमारे जो बाकी प्रोसेसेस हैं, जो कंप्लायंस के मसले आते हैं, वो कंप्लायंस के मसलों को हल कर देगा। और जो कंप्लेंट में मैं चाह रहा था, कंप्लेंट्स में उसमें ये कि अगर मल्टीपल क्यूरीज भी आती है, मल्टीपल कंप्लेंट्स आती हैं, तो वो एज स्केलेबल है, तो वो ज़्यादा लोड को संभाल सकते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ये इससे हमारे पास जो कंप्लेंट्स हैं और कंप्लायंस है वो हल हो जाएंगी। और अगर कोई कंप्लेंट ज़्यादा टाइम तक हल नहीं होती तो उसका एक एनएफटी बन जाएगा, जो कि उस चीज़ को उस प्रॉब्लम को एक प्रोमिनेंट रखेगा कि वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। बिल्कुल ग्रेट आइडिया। जब हम कंप्लायंस पे काम करते हैं ना, इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी थिंग, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल इदारे हैं जिन्होंने पकड़ बनाई हुई होती है। ठीक है, वो नहीं चाहते कि वो सिस्टम लूज करें अपना, ठीक है, अपना वो पकड़ लूज करें। सो ठीक है, ये हो सकता है, बिल्कुल उस पर काम करें, लेकिन उससे पहले आप ये करें कि थोड़ी रिसर्च करो मार्केट। प्रॉब्लम जो मैंने बताया कि जो होमवर्क दिया उसको रेडी करो, उसके बाद वो हमें दिखाएं। उसके बाद और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में खुद ही क्लियर हो जाएंगी उस बनाने के बाद, जब आप सामने ले आएंगे लिखने के। तो उसके बाद भी कोई सवालात हों, उसके बाद मुझे दिखाओ, पेपर दिखाओगे ना तो मुझे अंडरस्टैंड होगा, तो मैं शायद उसमें आपको हम थोड़ी अच्छी हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको ठीक है? आइडिया कैनवस शेयर कर दूं? कर दें, मुझे कर दें। लेकिन हम अगर उसमें यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं, और इस तरीके से जो ट्रेवल अब्रॉड करने के लिए लोग एजेंट्स के लिए हेल्प लेते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो हल हो जाएंगी। क्योंकि मैंने देखा है कि अभी भी कुछ जो एजेंट्स हैं वो एआई यूज कर रहे हैं इन कंप्लायंस सिस्टम, लेकिन अभी तक कोई भी ब्लॉकचेन पर बेस्ड कोई भी इस तरह का सिस्टम नहीं है जो ब्लॉकचेन पर बेस्ड कंप्लायंस सिस्टम। तो आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। या बिल्कुल बिल्कुल है ब्लॉकचेन, क्योंकि अभी तक अर्ली स्टेजेस में है ना, तो बिल्कुल है अपॉर्चुनिटी। तो बनाएं उसको, काम करें, एमवीपी रेडी करने की कोशिश करें किस तरीके से, तो या आपके लिए आसानी होगी। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। Hassan, you can leave the meeting. Okay, Javier, if you are there, please remove the Hassan from the. Can you repeat what you said, Fahad? Hassan, I guess the नहीं है तो उनको आप remove कर देंगे मीटिंग से। Yeah, I can't remove right now. I Okay, think we so can हम all leave leave. कर देते He हैं। will leave whenever he wants to. Yeah, okay, bye bye.